कभी आपकी जिंदगी में ये वाला मोमेंट आया है? नहीं यार, आई हैव टू चेंज समथिंग। जो भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है, मतलब यार ऐसे थोड़ी, कितना बोर लग रहा है लाइफ, या फिर नहीं यार, ये मैं करने के लिए नहीं बना हुआ। आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट इन माई लाइफ। ये जो पॉइंट होता है ना हम लोगों की जिंदगी का, ये या तो मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट्स बन सकता है, या फिर एक ऐसा मोमेंट बन सकता है जो हमारी जिंदगी में बार 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 आता जाएगा और हम इसका कुछ भी नहीं करने वाले। इस किताब का जो ये नाम है ना, डू ओवर, इसको समझने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। कभी देखा है किसी के कमरे का वो लोग रेनोवेशन करवाते हैं? कोई कोई आपने भी शायद कभी अपने कमरे का करवाया हो। रेनोवेशन का मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह रखना नहीं, बल्कि उस कमरे का नक्शा पूरी तरह से बदल के रख देना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि आपने बुलडोजर बनवाया और पूरा का पूरा कमरा ही गिरवा दिया। नहीं, कमरा वही का वही रहता है, बस उसके अंदर हम कुछ चीज़ों को बदल के उसे अपडेट कर देते हैं। अब इसी तरह से इंस्टाग्राम पे एक टर्म यूज़ होता है मेकओवर करके। प्रैक्टिकली ये जो मेकओवर का कॉन्सेप्ट है, ये रूम रेनोवेशंस के साथ कर सकते हैं, घर के रेनोवेशंस के साथ कर सकते हैं, या फिर सबसे इंटरेस्टिंग जो आजकल होने लगा है भाई, कुछ लड़के जो होते हैं वो मेकअप्स को इस तरह से यूज़ करके अपने चेहरे को लड़की जैसा बना देते हैं, या फिर अगर वो लड़की है तो वो अपने चेहरे को लड़के जैसा बना देती है, जस्ट बाय यूजिंग सम मेक ओवर। जो भी अब आइटम्स होते हैं, मुझको नहीं पता है, जितना मुझे पता है मैंने उस हिसाब से बता दिया। प्रैक्टिकली बेस वही रहता है, लेकिन उसके ऊपर जिस तरह की चीज़ें बनती हैं उससे पूरा का पूरा नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। डू ओवर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको जॉब छोड़नी चाहिए ये नहीं सिखाया जा रहा। यहाँ पे आपको जॉब करनी चाहिए, कोई नई जॉब कैसे स्टार्ट करें ये भी नहीं सिखाया जा रहा। यहाँ पे आप खुद को री इन्वेंट कैसे कर सकते हो, बस ये एक सवाल है। और ये सवाल का जवाब ढूंढने में सिर्फ कोशिश नहीं बल्कि प्रॉपर सक्सेस मिली है हमारी इस किताब के जो राइटर भाई साहब हैं उन्हें। उनका नाम जॉन अकफ। देखिए, मैं इस किताब को शुरू करने से पहले एक छोटा सा ना एक स्नीक पीक देना चाहता हूँ। ये जो किताब है, इसका नाम डू ओवर के अलावा ना एक और नाम हो सकता था, करियर सेविंग्स अकाउंट कैसे बनाएं। अब आप सोच रहे होंगे यार, ये करियर सेविंग फाइनेंशियल किताब है क्या? ये नहीं, फाइनेंशियल की यहाँ बात ही नहीं हो रही है। करियर सेविंग्स अकाउंट का आपके पैसों के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, बल्कि ये चार चीज़ों से मिलके बनी है। वो चार चीज़ें क्या हैं वो तो आपको किताब के अंदर ही पता चलेगा, लेकिन मैं ये चीज़ बता दूं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये डू ओवर करना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में चीज़ों को बदलना चाहते हैं, तो बॉस, आपके पास करियर सेविंग्स अकाउंट का होना ज़रूरी है। क्योंकि ये अकाउंट में जो पैसे जमा होते हैं ना, ये पैसों की ज़रूरत आपको बिल्कुल पड़ने वाली है जब आप अपने आप को री इन्वेंट करने की कोशिश करेंगे। अब ये करियर सेविंग्स अकाउंट क्या है, डू ओवर को हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी की सारी गुत्थी को हम सुलझाने के लिए तो यार ये बुक समरी आप लोगों के लिए बनाई है, तो मोस्ट वेलकम। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, सवाल अभी भी एक बचता है कि हमें किताब के बारे में तो पता चल गया, हमें राइटर भाई साहब के बारे में भी पता चल गया, क्या आप मेरे साथ इस सफ़र पे चलना चाहते हैं? क्या आप रेडी हैं अपने आप को री इन्वेंट करने के लिए? और हमारी इस वर्चुअल ट्रेन के सफ़र के पहले स्टेशन में आपका इंतज़ार रहेगा। क्या बात है जी! नहीं मतलब आपने यहाँ पे मेरे पे इतना ट्रस्ट शो किया दैट चलो देखते हैं लौंडा क्या बोलना चाह रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और उसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आपका जो काम है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब आगे का जो जर्नी है उसमें प्रैक्टिकली गाड़ी को चलाने का काम, आपको स्टेशन में कहाँ पहुँचे हैं, पूरा टूर गाइड टाइप का जो दिखाने वाला काम है वो मेरा है। आपके पास अगर ईयरफोन्स हों तो काफ़ी रिकमेंडेड है, बढ़िया उसको पहन लीजिए। अगर ईयरफोन्स नहीं भी हैं कोई दिक्कत की बात नहीं, अपने फ़ोन के स्पीकर पे या फिर किसी एक्सटर्नल स्पीकर पे वॉल्यूम को थोड़ा लिमिट करके, मतलब आसपास वाले परेशान ना हो मेरी आवाज़ सुन सुन के आप उसको आराम से लगाएं। आप खाना खाना बनाते बनाते सुने, आप प्रोजेक्ट करते करते सुने, या फिर अगर आप कहीं से कहीं तक ट्रैवल कर रहे हैं तो दैट इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड पार्ट एक बुक समरी को सुनने का। तो आप अपने हिसाब से एकदम कंफर्टेबल हो जाइए, बिकॉज हमारा ये सफ़र शुरू हो चुका है। हमारे राइटर भाई साहब जो है ना, इन्होंने अपनी जिंदगी के 16 साल
16 ईयर्स कॉर्पोरेट अमेरिका में गुजारे हैं। अब इस दौरान इन्होंने एडवर्टीजिंग राइटिंग वगैरह जो होती है ना वो वाले काम किए हैं होम डिपो के लिए। इन्होंने बोस कंपनी का, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसकी ब्रांडिंग में हेल्प करी है। और इसी के साथ अगर आप लोगों ने स्टेपल्स करके कभी नाम सुना है, भाई फॉरेन की बहुत 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 जाइंट कंपनी है, तो उनके साथ भी मार्केटिंग में इन्होंने काफ़ी हेल्प करी है। प्रैक्टिकली एडवर्टीजिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, इस टाइप का इनका एक बैकग्राउंड रह चुका है। अब इसी दौरान ये एक कंपनी से मतलब इनको निकाला इसलिए नहीं गया था कि इनका काम ख़राब था, बल्कि निकाला इसलिए गया था कि कंपनी के पास फंड्स नहीं थे। एक दूसरी कंपनी से इनको निकाला गया था। इनकी जॉब जो थी वो छीन ली गई थी कि नहीं भाई तुम काम सही से नहीं कर रहे हो। इन्हीं के साथ इन्होंने खुद का भी कुछ ट्राई किया जो पूरी तरह से बर्बाद हुआ। एंड फाइनली उनको जब अपना एक ड्रीम जॉब मिला तो उस ड्रीम जॉब को भी इन्होंने छोड़ा है। तो प्रैक्टिकली ये बता दें पहले से ही कि हमारे राइटर भाई साहब की ज़िंदगी में जो ये ऊपर नीचे का पड़ाव है वो एक नहीं कई बार आ चुका है। अब ये सारे के सारे जब इवेंट्स इनकी ज़िंदगी में हो रहे थे तो उनको एक बात बहुत क्लियरली समझ में आई कि आप अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं ना, वो हमें लगता है यार हम तो कितना ही कंट्रोल कर लेते हैं, मैक्सिमम चीज़ें तो डेस्टिनी में लिखी होती है। ऐसा नहीं है। आपकी जॉब अच्छी है, आपके पास एक ख़राब जॉब है, आपके पास अपनी ड्रीम जॉब है, आपके पास जॉब ही नहीं है, ये सारे सिचुएशंस पॉसिबल हैं। लेकिन इन सब का जो ज़िम्मा है ना, वो हमारे सर पे आता है। देखिए जनाब, हम लोग बहुत आसानी से किसी और पे ये ब्लेम डाल देते हैं, स्पेशली यार इकोनॉमी बहुत ख़राब चल रही है, या फिर हमारा बॉस जो है ना वो समझ ही नहीं पाया मेरी बात को, वो आदमी घुसट था एक नंबर का। ये सारी बातें हो सकता है सच भी होंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो फाइनल डिसीजन होता है कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, ये आप ही के हाथ में होती है। देखिए आपका जो काम है वो आपका दुश्मन नहीं है। इनफैक्ट आपका जो काम है वो कोई ऐसे मतलब जेल की तरह फील हो ये ज़रूरी भी नहीं है। इनफैक्ट आपका काम बहुत ज़बरदस्त हो सकता है, आपको आपके काम में इंटरेस्ट नहीं हो तो भी आपका काम बहुत अमेजिंग हो सकता है। लेकिन अगर आपको अपने काम को संभालना है तो आपको एक चीज़ आना बहुत ज़रूरी है, और उसे कहते हैं मंडे को बचाना। देखिए जनाब, हमारी जो ज़िंदगी है उसमें ये मंडे का ना एक बहुत बड़ा रोल होता है। हम सबकी लाइफ में ये मंडे भाई साहब एक ऐसे इंसान तो नहीं कह सकते, एक ऐसे डे होते हैं जिसको ना हम में से मैक्सिमम लोग एकदम हेट करते हैं, नफरत करते हैं हम इस दिन से। लेकिन अगर इस एक दिन को हम लोग रीइन्वेंट कर लें तो हम लोग ना फंसने से बच जाएंगे। किस चीज़ में फंसने से? ये जो एक चक्रव्यूह सा चल रहा है ना ख़राब जॉब्स का, उससे। देखिए इन्होंने जो इसके अलावा 2 किताबें लिखी हैं, उनमें से एक है क्विटर जो जॉब छोड़ने के ऊपर है, एक है स्टार्ट जो जॉब को शुरू करने के ऊपर है। ये किताब आपके करियर को बिल्ड करने के ऊपर है। अब करियर को हम कैसे बिल्ड करें? भाई करियर बिल्ड करने के लिए हमको 4 चीज़ें चाहिए। प्रैक्टिकली अगर आप एक मैथ के फॉर्मूले में अगर अपन इसको समझने की कोशिश, एकदम सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है? अपन प्लस माइनस कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले रिलेशनशिप्स प्लस स्किल्स प्लस कैरेक्टर, ये सारी चीज़ों को आपस में प्लस कर दें और एंड में इसको मल्टीप्लाई करना है हसल के साथ। हिंदी में समझते हैं। सबसे पहले रिश्तेदारी, दूसरा आपकी स्किल्स यानी कि आपके पास क्या क्या खूबियां हैं, तीसरा आपका कैरेक्टर यानी आप किस तरह के इंसान हैं। ये तीनों को आपस में जोड़ने के बाद हसल यानी कि जुनून के साथ जब आप जोड़ते हैं तो एंड रिजल्ट मिलता है जिसको हम कहते हैं करियर सेविंग्स अकाउंट। और ये जो करियर सेविंग्स अकाउंट के अंदर आप ये धीमे धीमे से जो ये पैसे डालते जा रहे हैं ना इस फॉर्मूला को यूज़ करके, ये पैसे आपके करियर को रीइन्वेंट करने में बहुत मदद करते हैं। अब देखो अपन लोग ना प्रैक्टिकली यहाँ पे हमने जो 4 टर्म्स यूज़ किए, रिलेशनशिप, स्किल, कैरेक्टर, हसल, इसको ध्यान से समझते हैं। रिलेशनशिप, रिश्तेदारी का मतलब होता है आप किन्हें जानते हैं। प्रैक्टिकली वो हम कहते हैं ना यार ये तो अपना ग्रुप है, तो वो आपका ग्रुप क्या है। इनफैक्ट ग्रुप में पास में कौन है, ग्रुप में दूर कौन है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सेकेंड टर्म होता है स्किल्स यानी आपकी खूबी। इसका मतलब होता है भाई आप क्या बेहतर तरीके से करते हैं, आप अपने करियर को बिल्ड करने के लिए किन टूल्स का यूज़ करना परफेक्ट समझते हैं। इसके बाद आता है आपका कैरेक्टर। कैरेक्टर का एक सिंपल सा मतलब होता है आप कौन हैं।
देखिए जनाब, ऐसा है कि आपका कैरेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट ये जो बाकी के स्किल्स हैं कितने इम्पोर्टेंट हैं, ये बाकायदा हम लोग आने वाले चैप्टर्स में समझने वाले हैं। लेकिन मैं पहले ही एक स्पॉइलर दे दूं, इन सब के ऊपर आता है आपका कैरेक्टर, और एंड में आता है हसल। भाई हसल एक ऐसा टर्म है जो आज की यूथ मतलब ऐसे, ओहो, मतलब भटूरे के साथ छोले की तरह यूज़ करती है, एकदम धनाधन धनाधन। हसल का मतलब हम लोगों ने ये समझ के रखा है कि एकदम हम आगे बढ़ते जाएंगे, जुनूनियत के अंदर भगते जाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब होता है आप काम कैसे करते हैं, और प्रैक्टिकली आप जब काम करने के लिए बैठते हैं, मान लीजिए आपका काम एक गाड़ी है, तो उस गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल डलता है ना, वो हसल होता है। और इसको और डिटेल में हम आने वाले एपिसोड्स में समझने वाले हैं। अब आपके सामने कुल मिलाकर के 4 चीज़ें रखी गई, रिलेशनशिप, स्किल, कैरेक्टर, हसल। तो ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल है। अगर इनमें से एक भी गया तो प्रॉब्लम है। प्रूफ करके दिखाएं। यहाँ राइटर भाई साहब ने कुछ 3 लाइनें लिखी हैं जो मेरे ख्याल से इस किताब का सबसे बड़ा हाईलाइट है। आई एम नॉट किडिंग, ये मतलब पहला ही एपिसोड है, आपको लग रहा होगा अरे इतना बड़ा हाईलाइट अभी से। नहीं, इस किताब का सबसे बड़ा हाईलाइट ये 3 फॉर्मूले हैं। सबसे पहले, मान लीजिए आपके पास रिश्तेदारी है, आपके पास खूबियां हैं, आपके पास कैरेक्टर भी है, लेकिन आप में जुनून नहीं है, आपके अंदर वो हसल नहीं है। तो इसको कहते हैं वेस्टेड पोटेंशियल। मतलब आप बहुत अमेजिंग से कुछ हैं, लेकिन कुछ कर ही नहीं रहे आप अपनी ऑसमनेस का। दूसरा फॉर्मूला कहता है, मान लीजिए आपके पास खूबी है, आपके पास कैरेक्टर है, आपके पास हसल भी है, लेकिन आपके पास रिश्तेदारी नहीं है, आपके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, आपके पास नेटवर्क नहीं है। यहाँ पे भी आपकी गाड़ी ठप हो जाती है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कॉन्टैक्ट्स थोड़े नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप किसी को जानते ही नहीं तो आप अपने करियर को या फिर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करने की सोच रहे हैं? थर्ड, कैरेक्टर है, हसल भी है हमारे पास, जुनून भी है, रिश्तेदारी भी है, लेकिन खूबी नहीं है, स्किल्स गायब है। भाई इसको कहते हैं माइकल जॉर्डन भाई साहब का बेसबॉल का करियर। माइकल जॉर्डन जो थे वो बास्केटबॉल की दुनिया के बादशाह रह चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद वो इतना जीत गए कि वो बोर हो गए, उन्होंने कहा नहीं यार, अब तो बास्केटबॉल में अवार्ड्स जीत लिए हैं, अब मैं बेसबॉल खेलेगा। तो वो बेसबॉल में गए, लेकिन इतने बड़े लेजेंड जब बेसबॉल में गए तो वहाँ पे कुछ कर नहीं पाए। उनको लगा कि वो बेसबॉल में मतलब बहुत ज़बरदस्त होंगे, लेकिन उनका स्किल सेट किसके लिए था? बास्केटबॉल के लिए। तो जब स्किल्स हटा दी बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन काम नहीं कर पाया। और लास्ट जो हमारा है उसको कहते हैं आपके पास रिश्तेदारी है, आपके पास जुनून है, आपके पास खूबियाँ भी हैं, लेकिन आपके पास कैरेक्टर नहीं है। अगर ये कैरेक्टर वाली चीज़ गायब हो गई ना बॉस, फिर सारा का सारा खेल अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है, लेकिन लोग आपको पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो समझ जाते हैं कि ना आप इंसान अच्छे नहीं हैं, और अगर गलती से उनके मन में ये चीज़ आ गई कि आप इंसान अच्छे नहीं हैं, बस ऐसा समझ लीजिए आपका करियर भले ही कितना भी ऊंचा चले जाए, लोगों से इज्जत आपको कभी नहीं मिलेगी। अब अगर ये सारी बातें हमने समझ ली हैं तो हम आप चलते हैं हमारे अगले एपिसोड की तरफ, जहाँ पर हम कुछ चीज़ें जानेंगे जो हमें पहले करनी चाहिए। हमारे राइटर भाई साहब इस चैप्टर की शुरुआत में एक बहुत गजब की लाइन लिखते हैं। वो कहते हैं कि मैं किताबों को कभी पूरा नहीं पढ़ता। मतलब वो जानबूझ के पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि वो पढ़ ही नहीं पाते। वो थोड़ा सा पढ़ते हैं, 10 20 30 40 पन्नों तक पहुंचते हैं, उसके बाद वो अपने किसी दूसरे काम में लग जाते हैं। वो ये बताते हैं कि उनके घर में कितनी सारी ऐसी किताबें हैं जो बस 20 30 पन्ने पढ़ी गई हैं और वैसी की वैसी रखी हुई है। अब वो बताते हैं कि भैया उन्हें पता है, खुद राइटर हैं वो, उसके बावजूद वो ऐसी लाइन बोल रहे हैं, कितना ऑकवर्ड लग रहा है सुन के। लेकिन वो यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं कि यार ऐसा है ना कि ये जो ईमानदारी वाला टोन उन्होंने यूज़ किया ना, सडनली यहाँ पे वो जो अपनी ऑडियंस है उनका दिल जीत लेते हैं। बिकॉज ये फैक्ट है, बहुत सारे लोग हैं जो पता है किताबों को बैठ बैठ कर पढ़ नहीं पाते। उसी के लिए आपके लिए जैसे बुक समरीज बनाई गई हैं, या फिर आप एक बुक रिव्यू पढ़ लेते हैं, या फिर एक ऑडियो बुक पढ़ लेते हैं। समय बदल रहा है, और इसी समय के बदलाव के साथ उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी बात को यहाँ रखा है, जिसे कहते हैं एटीट्यूड और एक्सपेक्टेशंस। देखिए जनाब, अभी हमने पिछले एपिसोड में ये चीज़ सीखी कि करियर सेविंग्स अकाउंट नाम की एक चीज़ होती है, जिसे बनाने के लिए हमको भैया वो 4 एलिमेंट चाहिए। लेकिन
वो करियर सेविंग्स अकाउंट तक पहुंचने से पहले दो बहुत बड़े दीवार आते हैं। पहली दीवार का नाम एटीट्यूड, दूसरी दीवार का नाम क्या है जी? सोच के देखिए, एक्सपेक्टेशंस। अब इनका ये कहना है कि आप अगर ये दो दीवारों को साइड में हटाना जानते हैं तो आप आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो प्रॉब्लम क्या है ना, आप अपने आप को काफ़ी कोसते रहते हैं या फिर आप कहते हैं यार मेरी लाइफ ना सही नहीं चल रही है। जबकि यहाँ पे राइटर भाई साहब का कहना है कि कई बार आपकी लाइफ काफ़ी अमेजिंग चल रही होती है, बट कहीं ना कहीं एटीट्यूड और एक्सपेक्टेशन से प्रॉब्लम होती है। कैसे, वो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे जो राइटर भाई साहब हैं वो कहते हैं कि आपका जो एटीट्यूड है, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, आपको इसको एडजस्ट करना ज़रूरी है। एक सेकंड, एक सेकंड। यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं कि हमें इसको एडजस्ट करना है, यानी कि हम इसे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वो ये नहीं कह रहे आपसे कि अपने एटीट्यूड को चेंज करो। वो आपसे क्या कह रहे हैं? अपनी एटीट्यूड को चूज करो। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप काम पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे सिनिकल करके एक वर्ड हो, सिनिकल यानी कि हर चीज़ को एक नेगेटिव एंगल से देखना। आप मत रहिए सिनिकल। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप अपना नेचर बदल दें, आपसे ये कहा जा रहा है एक्ट करने की कोशिश कर लें कि आज मैं सिनिकल नहीं रहूंगा। बस मैं हूं सिनिकल, मान लिया मैंने, लेकिन आज मैं नहीं रहूंगा या फिर अगले कुछ घंटों के लिए मैं नहीं रहूंगा। अब ऐसा करने से फायदा क्या होगा? हमको तो परमानेंट चेंज चाहिए ना। यही है जो राइटर यहाँ पे पकड़ के बताते हैं। देखिए, जो आपका सो कॉल्ड परमानेंट चेंज होता है ना, वो छोटे चेंज से इंस्पायर होता है। तो अगर आप धीरे धीरे अपने शरीर को एक आदत लगाते जाते हैं ना कि मैं नहीं सोचूंगा नेगेटिव, मेरे को नहीं सोचना नेगेटिव, हर चीज़ में मैं अपना पॉजिटिव जो होगा वो निकालने की कोशिश करूंगा। अब आपका जो एक ब्रेन का फंक्शनिंग है ना, वो ऐसा है कि कोई चीज़ जब रिपीट 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 होने लगती है तो उसी को वो आपकी आदत बना देता है। अब स्टार्टिंग में एक दो दिन करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन इवेंचुअली आपको रियलाइज होगा कि हाँ ठीक है, हूँ मैं नेगेटिव, लेकिन मैं चूज कर रहा हूँ कि मैं आज नेगेटिव नहीं रहूंगा। और इसी चीज के साथ यहाँ पे एक दूसरी चीज जिसको एडजस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, क्या करना है? आपको अपने एटीट्यूड को चूज करना है और अपनी एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट करना है। अब यहाँ पे ना वो एक एग्जाम्पल देते हैं, और ये जो एग्जाम्पल है भाई, ये कोई छोटे मोटे जनाब का नहीं है। अगर आप लोगों ने टॉम मैग्लियोजी का नाम नहीं सुना तो मैं बता दूं, ये मतलब ये अभी नहीं है हमारे साथ इस दुनिया में, लेकिन ये एनपीआर का कार टॉक शो जो होता था उसके को होस्ट रह चुके हैं। हमारे जो ये टॉम भाई साहब हैं, इनका ये मानना था कि ये जो हम लोग टर्म यूज़ करते हैं ना, हैप्पीनेस यानी खुशी, इसका मतलब है रियलिटी में से जब आप एक्सपेक्टेशंस को हटा देते हैं तो आप जिंदगी में खुश हो जाते हैं। वैसे बात बड़ी खूबसूरत सी है कि रियलिटी से आप एक्सपेक्टेशंस हटा दीजिए, जिंदगी में जब एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहेगी तो जो है उसी में आप खुश रहेंगे, क्या बात है। लेकिन हमारे जो राइटर भाई साहब हैं वो इस लाइन से डिसएग्री करते हैं। और मुझे ना ये राइटर की ये लाइन जो जॉन भाई साहब की ना बड़ी पसंद आई, कि अगर वो किसी चीज़ से डिसएग्री करते हैं तो वो ओपनली ऑनेस्टली इस बारे में लिखते भी हैं। ये किताब काफ़ी ऑनेस्ट राइटिंग के साथ लिखी गई है। आई जस्ट गिविंग अ स्मॉल हिंट। अब इसी के साथ यहाँ पे वो डिसएग्री क्यों करते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि देखिए, अगर आप खुश रहना चाहते हैं और आपका ये कहना है कि हमारे पास एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, दैट्स रिडिकुलस। क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशन हम नहीं रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उम्मीद भी तो नहीं रख रहे हैं। भाई एक्सपेक्टेशंस क्या होती है? एक उम्मीद होती है एक तरह की। अगर आप उम्मीद को ही हटाने के लिए कह रहे हो तब तो फिर लाइफ कितनी टेस्टलेस हो जाएगी। हाँ, ये समझते हैं कि टॉम भाई साहब जो कहने की कोशिश कर रहे हैं दैट इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, लेकिन वहीं पे हमारे राइटर भाई साहब कहते हैं एक्सपेक्टेशंस रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको एक्सपेक्टेशंस एकदम जैसे हमारे वो को होस्ट भाई साहब ने कहा ना, जिंदगी से हटा दो, रियलिटी माइनस। ये कहते हैं रियलिटी माइनस नहीं है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा एडजस्ट करना ज़रूरी है। अब अगर आप ये एक्सपेक्टेशन को एडजस्ट करने का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं और उसी के साथ आप ये समझ गए हैं कि हमारा जो एटीट्यूड होता है उसे हमें चेंज नहीं करना है, हमें चूज़ करना है, तो अब हम बढ़ सकते हैं हमारे अगले एपिसोड की तरफ। हमारा वो जो एक बैंक सीखा था ना हम लोगों ने अपने पहले एपिसोड में, क्या नाम था उसका? करियर सेविंग्स बैंक। उस करियर सेविंग्स बैंक के अंदर हमको क्या क्या चाहिए? रिलेशनशिप, स्किल, कैरेक्टर, हसल, 4 चीज़ें। तो उसका सबसे पहला आइटम रिलेशनशिप जो है उसको समझने की बारी आ चुकी है। तो हमारा पहला इन्वेस्टमेंट क्या है उस बैंक में?
रिलेशनशिप, और अगले कुछ एपिसोड्स तक हम इस रिलेशनशिप को ही कैसे बेटर करें इसे समझेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे बीटल्स करके एक बैंड हुआ करती थी। अब उनकी ना एक बड़ी फेमस लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि आई गेट बाय विद अ लिटिल हेल्प फ्रॉम माई फ्रेंड्स। यानी कि उनका एक कहना था कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं, बस दोस्तों की थोड़ी थोड़ी मदद होती रहती है और हम अपनी लाइफ में एफर्टलेसली आगे जाते जाते हैं। अब हम इस एपिसोड को शुरू करते हैं और यहाँ पे सबसे पहली लाइन जो यूज़ होती है वो ये है कि पीपल हेट चेंज। पीपल हेट चेंज जनाब, ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत नई नहीं है। इट्स अ क्वाइट ओल्ड कॉन्सेप्ट एंड इट्स अ वेरी ट्रू कॉन्सेप्ट। कोई तो वजह होगी ना कि इस दुनिया में एक बार हम किसी चीज़ से एकदम एडजस्ट हो जाएं तो बस वैसे के वैसे ही बैठे रह जाते हैं। सो यहाँ पे जो हमारे राइटर भाई साहब हमें बता रहे हैं कि ये बात सिर्फ और सिर्फ इमोशनल नहीं होती है, बल्कि फिजिकली भी ये एक रियलिटी है। आपका जो दिमाग होता है ना, इट एक्चुअली हेट्स चेंज। ये बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट है। तो क्या है कि हम लोग जब भी कुछ कुछ भी अपनी लाइफ में, चाहे वो करियर का चेंज हो, चाहे रिलेशनशिप का चेंज हो, इट डजेंट मैटर, हम हमेशा एक सेट ऑफ सवाल अपने साथ रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार अब मैं उतना जवान नहीं हूँ यार, मतलब वो यंग लोगों को करना चाहिए, आई एम टू ओल्ड फॉर दैट। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास इनफ पैसे नहीं है। भाई ये चीज़ ट्रू हो सकती है, लेकिन कई केसेस में देखा गया है कि दरअसल पैसों का आपके उस डिसीजन से कोई लेना देना है ही नहीं। इट्स जस्ट दैट पैसे थोड़े कंफर्ट ला देती है, लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो थोड़ा सा कंफर्ट को साइड रखा जा सकता है ना। ठीक है, तो अगर वाकई में आपके करियर जो भी आप करना चाहते हैं उसमें पैसे के बिना आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता तो इस बात को छोड़ दीजिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो सोचने वाली बात है। इसके बाद कुछ लोगों का कहना होता है कि यार इट्स टू रिस्की, इसलिए मैं नहीं करना चाहता। वो उनको सेफ रहना होता है। कुछ कहते हैं कि यार मैं ना इस चीज़ के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, मतलब मेरे पास ना इतनी नॉलेज नहीं है ये सब करने के लिए। अब ऐसा है बॉस कि ये सारे के सारे जो सवाल है ना, ये सारे सवाल आपसे पहले भी बहुत लोग बोल के जा चुके हैं। कुछ कहते हैं कि भैया ये मतलब मैं अभी जिस जॉब में अभी काम कर रहा हूँ मैं इसी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ क्योंकि इससे भी तो बुरी बुरी जॉब होती है जो लोग करते हैं। अरे ये किस तरह का मोटिवेशन है। और वैसे ही करके लोग कहते हैं एक आखिरी की लाइन कि यार मेरे पास कनेक्शंस नहीं है। अब वो कनेक्शंस कैसे बनाते हैं और वो कनेक्शंस कैसे हम लोग ढूंढ सकते हैं, ज़रा उस पर अपन लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला जो मुद्दा है दैट इज़ नोट कार्ड। देखो बॉस, ऐसा है कि हमारे जो राइटर भाई साहब है ना, वो कह रहे हैं कि जब वो ये किताब लिख रहे थे तो अगर आप उनके घर पे विजिट करते तो उनका जो डाइनिंग रूम था ना वो देख के आपको कुछ समझ नहीं आता। देखो डाइनिंग रूम वैसे तो साफ़ ही रहता था, लेकिन उस दौरान जब वो किताब लिख रहे थे तो वो कुछ महीने के लिए ऐसा लग रहा था जैसे किसी बावले साइंटिस्ट का घर है। वो पूरे डाइनिंग टेबल पे कार्ड्स कार्ड्स कार्ड्स, नोट कार्ड, ये नोट कार्ड, वो नोट कार्ड, नोट कार्ड। यार इस चीज़ की ना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रही है हमारे राइटर की लाइफ में। और वो यहाँ पे लिखते हैं कि जो ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स हैं इस दुनिया के, उन्होंने इस आदत को हमेशा अपने साथ रखा है। देखो ऐसा है, वो पुराने ज़माने में जाके ये भी कहते हैं कि जो आदि मानुष हुआ करते थे, जो अर्ली ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे, भाई उनके पास नोट्स तो होते नहीं थे लिखने के लिए। तो वो क्या करते थे, दीवारों में ड्रॉ करते थे। वो भी नोट्स ही क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उनके पास एक पेन पेपर नहीं है, नोट कार्ड नहीं है, तो जो पत्थर मिला उसको घसीट घसीट के दीवारें भर देते थे। ये जो नोट टेकिंग का कॉन्सेप्ट होता है ना, ये एक्चुअली में एक बहुत वेल प्रूवन कॉन्सेप्ट होता है। क्या जब आप लिखते हैं ना तो आपके जो सेल्स होते हैं, जो ब्रेन सेल्स होते हैं, वो स्टिमुलेट होते हैं, वो एक्साइटेड सा फील करते हैं, महसूस करते हैं। और उस एक्साइटमेंट में आके जो चीज़ आप याद करने की कोशिश करते हैं उसके साथ एक मेमोरी कनेक्ट होती है, ताकि एक इम्पल्स इस तरह से बने कि कल को जब आप वापस याद करने की कोशिश करें तो वो चीज़ जल्दी से आपके पास आती है। अब इसी के साथ में आपको खुद से कुछ सवाल पूछने हैं जब आप अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं तो, कि मैं ऐसा किसको जानता हूँ जो करियर इश्यूज़ वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी वाइज आंसर्स देता है। अपने दोस्तों में सोचो, अपने रिश्तेदारों में सोचो, अपने बॉस के बारे में सोचो, अपने टीम मेंबर के बारे में सोचो, लेकिन किसी ऐसे इंसान के बारे में जिससे जब आप बात करो करियर चेंज से रिलेटेड तो काफ़ी समझदार जवाब दे सकता है। दूसरा सवाल ये होता है जो आपको नोट कार्ड के अंदर, मतलब प्रैक्टिकली हम इन सवालों से नोट कार्ड्स भरने की कोशिश कर रहे हैं।
जो दूसरा सवाल है वो ये है, मैंने अभी तक किन किन के साथ काम किया है। अब यहाँ पे राइटर भाई साहब एकदम साफ कह देते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि कंपनी की डायरेक्टरी निकाली और जितने जितने नाम के साथ आपने काम किया उसको लिखना शुरू कर दो। नहीं, आपके क्लोज सर्कल में आपने किस किस के साथ काम किया है, यानी कि जिसके साथ आपने पर्सनली काम किया है, ठीक है। अब इसी के बाद आपको अगला सवाल खुद से ये पूछना है कि आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो बड़ी इन्फ्लुएंशियल हैं, यानी भाई कुछ बड़े पोजीशन पे बैठे हैं जिनसे अगर मदद मांगी जाए तो उनकी मदद से काफ़ी बड़ी हेल्प हो सकती है। अगला सवाल, आप क्या किसी ऐसे को जानते हैं जो बिजनेस ओन करता है। अब देखो यहाँ पे राइटर भाई साहब ये बता रहे हैं कि मान लीजिए आप जूते बेचना चाहते हैं और आपका दोस्त जो है भैया वो ना जूस की दुकान खोल के बैठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक बिजनेस खोल के बैठा है। बिजनेस हमेशा एक उसूल फॉलो करता है कि एक बिजनेसमैन और बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ कनेक्टेड होता है। रीज़न ये है कि हर बिजनेस के पास एक क्लाइंटल होता है, भाई उसके भी अपने खुद के कुछ कस्टमर्स हैं। हो सकता है कि उसके जो कस्टमर्स हों वो धीरे से आपके पास आ जाएं, भाई हो सकता है ना, भाई जो आदमी जूस पी रहा है उसके जूते भी तो खरीदने का मन कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एज इफ़ यू आर ओपनिंग अ बिजनेस और इफ़ यू आर डूइंग अ करियर, आपको हमेशा बिजनेस वाले लोगों के साथ एक कनेक्शन रखना ज़रूरी है। और लास्ट सवाल जो आपके साथ पूछे जाते हैं वो दो सवाल कुछ इस तरह से हैं कि आप मान लीजिए एक राइटर बनना चाहते हैं, तो आप अपने अलावा, भाई आप तो ठीक है एक राइटर हैं, लेकिन उसके अलावा और कितने राइटर्स को फॉलो करते हैं, मतलब आप अपने ही करियर में और किन किन लोगों को फॉलो करते हैं। दूसरा सवाल जो आपको खुद से पूछना है वो ये है कि आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसी है। देखिए यहाँ पे बहुत क्लियरली हमारे राइटर भाई साहब ने ये बात बता के रखी है कि आज के ज़माने में सोशल मीडिया को अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट एबिलिटीज़ में यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल मीडिया कोई मजाक नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे बस 4 फोटो डाल दी, स्टेटस शेयर कर दिया एंड वी मूव ऑन। नहीं, सोशल मीडिया एक ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ पे आप नए लोगों के साथ सिर्फ कनेक्ट ही नहीं होते हो बल्कि उनके साथ अपने काम, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हो। यहाँ बात अकेले लिंक्डइन की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है किसी भी सोशल मीडिया साइट की जहाँ पे आपको आपके जैसे और लोग मिल सकते हैं। अब अगर आपको ये सारे पॉइंट्स, आपने जब खुद से सवाल पूछे और आपने इनको कहीं लिखने की कोशिश करी, इनके जो जवाब हैं, तो फिर अब हम आगे बढ़ सकते हैं बिकॉज ये पॉइंट आपका एकदम क्लियर हो चुका है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो प्रैक्टिकली फोज के साथ रिलेटेड है, FOES। कुछ लोग इसे दुश्मन भी बुलाते हैं लेकिन एग्जैक्टली इसका मतलब दुश्मन नहीं है, बट इट्स समथिंग डिफरेंट। अगर अगला इंसान मुझसे हाथ मिलाना चाहता है और मैं उससे एकदम सीधा जाके गले ही मिल लूँ, ये अगर कोई ओलंपिक का खेल होता ना तो मेरे पास सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड होते। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राइटर भाई साहब ने कही है। एक्चुअली मैं वो यहाँ पे हग हैंडशेक एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं, जब कोई इंसान आपसे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करने का सोच रहा है और आप जाके सीधा उससे गले मिल रहे हैं। कुछ लोग इसको अफेक्शन मानते हैं, कुछ लोग बड़े दिल से लेते हैं कि अरे यार कितना मस्त बंदा है, गले लग के बात करता है, लेकिन वहीं पे कई सारे लोग ऑकवर्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे राइटर भाई साहब इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रियल लाइफ में ये एक दो नहीं बल्कि कई दफ़ा होता है कि हमें नहीं पता एग्जैक्टली एक सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करना है। इसी तरह से हमें कई बार ये भी नहीं पता होता, जैसे हमारे आसपास कनेक्शंस में बहुत सारे लोग हैं तो हम सब मानते हैं कि यार ये सारे लोग जो हैं हमारे आसपास हैं और ये हैं हमारे कनेक्शंस या हमारे नेटवर्क। नहीं, आपका जो नेटवर्क होता है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला होता है फो, दूसरा होता है फ्रेंड, तीसरा होता है एडवोकेट। ये जो यहाँ पे फो, एडवोकेट और ये फ्रेंड वेंड क्या है, इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। देखिए फो का मतलब ऐसा है जो एक इस तरह का इंसान जो आपसे बड़े अच्छे से या तो जलता हो या फिर उसको ना आपका काम बिगाड़ने में बहुत मज़ा आता हो। अब आपको लग रहा होगा कि अच्छा तो दुश्मनों की तो बात कर रहे हैं ना, ये उन लोगों की बात हो रही है जो शायद इनफैक्ट आप मतलब अपने आप को आपका दोस्त बुलाते हो, इनफैक्ट आपको भी लगता हो कि वो इंसान आपका दोस्त है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए। अब अगर आपका ये सो कॉल्ड दोस्त जो है ये आपको रात रात भर साथ में बोल रहा है कि चलो दारू पीते हैं दारू पीते हैं, पता है उसको कि आपको भी काम करना है, अगले दिन नहीं जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी,
लेकिन उसे फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार ये जो सो कॉल्ड दोस्त होते हैं, ये आप अगर इनके सामने कोई नया आइडिया रखो तो ये इस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि एकदम डल या फिर नेगेटिव तरीके से, कि आपका जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था वो भी ख़त्म हो जाता है। अब आप सोच रहे हैं ये इंसान मेरा दोस्त है, लेकिन दोस्त नहीं है जनाब वो एक ऐसा इंसान है जो या तो आपको आगे बढ़ता देखना नहीं चाहता, या गलती से भी अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उस बात से जलने लगता है। आपको ऐसे लोगों को सिर्फ एक चीज़ देने की ज़रूरत है, और वो है डिस्टेंस। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। देखो, इनके साथ कुछ गलत करने मत जाना, इनके साथ ना कुछ अच्छा करने जाना, इनसे अपना डिस्टेंस बना के रखना, एंड सडनली यू विल रियलाइज कि इनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में काफ़ी कम हो जाता है। अब दूसरे जो लोग हैं वो कहते हैं हम लोग फ्रेंड। अब ये फ्रेंड कौन होते हैं यार? यहाँ पे क्या हम एकदम चड्डी बड्डी यारों की बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वो तो एडवोकेट होते हैं। अरे आगे बढ़ गया यार, मैं थोड़ा सा सॉरी सॉरी पीछे चलते हैं। तो अपन बात कर रहे थे फ्रेंड्स के बारे में। देखो, फ्रेंड वो लोग होते हैं जो आप अपनी लाइफ में करियर में कुछ जब करते हो ना, तो उसे अप्रिशिएट करते हैं। जैसे इमेजिन करो कि मैंने यहाँ पे आज की डेट में कोई पोस्ट डाला, कोई कहानी डाली। मैं एक स्टोरी टेलर हूँ, इंस्टाग्राम पे कहानियाँ सुनाता हूँ, तो मैं नोटिस करता हूँ वहाँ पे कौन कौन जो है आके लाइक कर रहे हैं, कौन कौन कमेंट कर रहे हैं, कौन डीएम पे आके तारीफ करे कि यार मैंने तेरी कहानी सुनी, बड़ी अच्छी लगी। कई सारे लोग हैं जो फॉलो बराबर कर रहे हैं, क्योंकि दोस्त है ना वो हमारे हमारे कनेक्शन में स्कूल के दोस्त हो गए, कॉलेज के दोस्त हो गए, लेकिन वो पलट के भी नहीं देखते। तो आपके वो दोस्त जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये आपके दोस्त होते हैं। ये नहीं कह रहे कि आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, कल को जान दे देंगे आपके लिए। ये कह रहे हैं कि जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो ये आपको एनकरेज करते हैं, और ऐसे लोगों का आसपास होना थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है एडवोकेट। देखो, ये एडवोकेट्स कौन होते हैं? ये हैं आपकी लाइफ के सबसे करीबी लोग, आपके जिगरी दोस्त, आपकी लाइफ का पार्टनर या आपकी लाइफ की पार्टनर। प्रैक्टिकली ये ऐसे लोग होते हैं जो आपको बिल्कुल शेप करते हैं। मतलब ये ना आपके लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी बातें आपको दिल पे भी लग सकती हैं, और इनकी बातों से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोटिवेट भी हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जो प्रैक्टिकली आपकी लाइफ को थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा से चेंज कर जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आपके साथ तब रहते हैं जब आप अपनी लाइफ के वर्स्ट मोमेंट्स पे रहते हैं। देखिए, जो आपके फ्रेंड्स हैं ना, उनको वही पता चलता है जो आप उनको बताते हैं। इनफैक्ट अगर आप उनके सामने थोड़ा सा रो देंगे, थोड़ा सा इमोशनल हो जाएंगे, तो वो हो सकता है आपको सपोर्ट भी करें। लेकिन जो ये एडवोकेट होते हैं ना, वो एक्चुअली में आपके साथ रहते हैं। वो आपकी प्रॉब्लम्स को महसूस करते हैं, फील करते हैं। अब इन्हीं सब बातों को अगर एक बार आपने रियलाइज़ कर लिया, तो यहाँ पे हमारे राइटर भाई साहब एक और चीज़ कहते हैं कि अगर मान लो आपकी लाइफ में ये सारे के सारे रिलेशंस आपने बना दिया, ये जो बॉस नहीं होते बड़े खड़ूस से, कि इन लोगों को अपन लाइफ में क्या करें? अब यहाँ पे ऐसा है कि 3 चीज़ें हमारे राइटर भाई साहब ने कही है। सबसे पहला, मान लीजिए कि अगर आप वो जॉब क्विट ही नहीं कर सकते और आपको उस बॉस को झेलना ही है, सबसे पहले आप अपना वर्क परफॉर्मेंस बढ़ा के देखिए। अगर आप बेटर तरीके से परफॉर्म करते हैं तो क्या इस बात का आपका जो बॉस है उनके ऊपर कोई फ़र्क पड़ रहा है? क्या जब आप अपना अच्छा काम दिखाने लग रहे हैं तो आपके बॉस सडनली फील कर रहे हैं यार क्या बात है, क्या मस्त काम करता है? ट्राई करके देखिए। दूसरा ये है, एडमिट कीजिए कि आप एक एम्प्लॉई हैं। देखिए, कभी कभी हम क्या होते हैं ना, हम आर्टिस्ट बंदे होते हैं एकदम, है ना? और आज जब एक आर्टिस्ट बंदा एक जॉब में जाके बैठता है, उसका बहुत दिमाग ख़राब होता है कि मुझे ऑर्डर मत दो, मैं अपनी मर्ज़ी से काम करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अभी एम्प्लॉई हैं तो एक्सेप्ट करो कि आप एम्प्लॉई हो, एंड सडनली आपका दिमाग जब एक्सेप्ट करता है ना कि नहीं भाई, अपन किसी के लिए काम कर रहे हैं, तो ज़बरदस्ती के गुस्से थोड़े से कम हो जाते हैं, ज़बरदस्ती का रेबिलियन थोड़ा सा कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, आपका जो ये फ्रस्ट्रेशन है ना, इसको फ्यूल में कन्वर्ट करो। ये जो होता है ना, करो यार इसने ऐसा कर दिया, ये वैसा कर दिया, ये गुस्से में भी ना एक ताकत होती है। उस ताकत को पॉजिटिवली यूज़ करके देखो, एंड सडनली सी कि आपकी लाइफ कितनी चेंज होती है। इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले एपिसोड की तरफ। एक जनाब हैं, ब्रानन गोल्डन नाम के। इनसे हमारे राइटर भाई साहब सिर्फ और सिर्फ एक बार मिले थे, और वो इंसान बने थे जिन्होंने हमारे राइटर भाई साहब की सबसे पहली किताब को एडिट किया था। फिर एक जनाब है, बेथ कॉर्बेट करके। इन्होंने अपने राइटर भाई साहब के साथ टोटल 6 महीना काम किया था और कॉपी एडिट में मदद करी थी उनके पहले किताब की। फिर शोना कैलगन, जिनसे हमारे राइटर भाई साहब एक बार मिले थे,
और उन्होंने जब हमारे राइटर भाई साहब अपनी लाइफ में एक डू ओवर कर रहे थे तो उन्होंने ब्लॉग लिखने की कोशिश करी थी। तो उस ब्लॉग को बनाने में एक काफ़ी मदद करी थी। फिर एक और हैं एंडी ट्रॉब नाम के, जिनसे इंटरनेट के थ्रू हमारे राइटर भाई साहब मिले थे। जब इन्होंने अपने सो कॉल्ड लाइफ का डू ओवर किया था तो इन्होंने काफ़ी मदद करी थी कि वो वापस अपने पैरों पे खड़े हो पाए। अब यार ये कौन लोग हैं, इनसे हमको क्या करना? ठीक है, मतलब राइटर भाई साहब की मदद करी, लेकिन कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि ये सारे के सारे जो लोग हैं ना, ये सब हमारे राइटर भाई साहब के कैजुअल फ्रेंड्स हैं। ये वो दोस्त नहीं है कि कल को आके कहा अरे भाई तो टेंशन मत ले, तू मेरी किडनी ले ले, तेरी जान बचनी चाहिए बस। नहीं, लेकिन ये दोस्त हैं। अभी पिछले एपिसोड में हमने सीखा एडवोकेट्स कौन होते हैं, वो आपके एकदम क्लोज वाले, आपके एकदम पार्टनर, जिगरी दोस्त, है ना। लेकिन ये वो लोग नहीं हैं, ये कैजुअल फ्रेंड्स हैं। लेकिन राइटर भाई साहब इस एपिसोड में यही समझाते हैं दैट कैजुअल काउंट्स। हमारे राइटर भाई साहब यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं कि अपनी लाइफ में जितना हो सके उतने बूमरैंग्स फेंकिए। बूमरैंग क्या, जिनको बूमरैंग नहीं होता, नहीं समझ में आता, मैं उनको समझा देता हूँ कि ये जो बूमरैंग होता है ना, ये एक ऐसा खिलौना सा होता है। मतलब अभी तो खिलौना है, एक ज़माने में खिलौना नहीं, एक ज़माने में तो ये मारने के लिए यूज़ किया जाता था, मतलब बैटल्स वगैरह में। तो इसको ऐसे यहाँ से अगर हम फेंकें तो ये दूर तक उड़ता हुआ जाता है और घूम के वापस आता है। हाँ, अभी बहुत सारे लोग ऐसे मन में पिक्चर कर रहे होंगे ना, बस वही चीज़ है आइटम, ठीक है। तो हमारे को लाइफ में बहुत सारे बूमरैंग फेंकने, असली के बूमरैंग नहीं फेंकने, ठीक है। एक तो बहुत डिफिकल्ट होता है इसको फेंकना। या कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो बूमरैंग होते हैं ना, ये ज़रूरी नहीं है कि कब आपके पास वापस आए इसकी कोई लिमिट हो। मतलब वो कहते हैं ना कि यार किसी के साथ ज़बरदस्ती की दोस्ती क्या करना, क्यों ज़बरदस्ती का नेटवर्क बनाओ, ये तो मेरी फील्ड का भी नहीं है, ये क्या ही मदद कर देगा। एक बात बताओ, आपको पता है क्या कि आपकी लाइफ में कब कौन सी किस तरह की प्रॉब्लम आए और वहाँ पे कौन इंसान कैसे मदद कर सकता है? हुँ? पता है? कभी अगर लाइफ में कहीं अटक गए और उस अटकी हुई जगह में ना तुम्हारे दोस्त पहुंच पा रहे हैं ना कुछ, तो वहां पे ऐसे नेटवर्क्स हैं जो अचानक से आके बचा लेते हैं। देखो यार, ये ना बूमरैंग्स होते हैं, इन्हें आप फेंक देते हो सकता है वापस लौट के ना आए, हो सकता है किसी की आपने मदद करी लेकिन वो इंसान मतलब आपके साथ कभी दोबारा मिला नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, किसी के साथ अच्छा ही कर लिया कुछ। भाई किसी के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। लेकिन ऐसा है ना बॉस कि ये जो बूमरैंग्स होते हैं, कभी कभी ये लाइफ के इतने अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स पे घूम के आते हैं ना कि हम ना ऐसे, वो कहते हैं ना यार, ऊपर वाले को देख के मैंने शुक्रिया अदा कर दिया कि इस इंसान को इसने फरिश्ता बना के मेरी ज़िंदगी में भेज दिया। वो ऊपर वाला नहीं भेज रहा है, आप ना अपनी लाइफ में जब किसी के साथ अच्छे रिश्ते बनाते हैं तो हैं, नहीं तो ऐसे तो ऊपर वाले ने तो कितने लोगों को आपकी ज़िंदगी में भेजा है। किसी के साथ आप अच्छे रिश्ते बनाते हैं, किसी के साथ आप दुश्मनी कर लेते हैं। अब अगर आप किसी के साथ अच्छे रिश्ते बनाते हैं तो वो बूमरैंग कभी भी घूम के आ सकता है। और इसलिए अपनी लाइफ में मैक्सिमम लोगों के साथ एक गुड नेटवर्क बनाने की कोशिश करें। देखो ये कैजुअल फ्रेंडशिप ना, लोग कहते हैं अरे नहीं यार, दोस्ती हो तो गहरी हो, नहीं तो ना हो। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। कैजुअल दोस्तियाँ भी बहुत ज़रूरी होती हैं, खासकर अभी के ज़माने में तो नेटवर्किंग की बहुत ज़रूरत है, और वो नेटवर्किंग ऐसे ही बनती है। अब इसी के साथ कई लोगों का कहना है कि कैजुअल रिलेशनशिप्स को हम कैसे बनाएं, हमें नहीं समझ में आता। देखो सबसे पहली चीज़ तो ऑन पर्पस बनाइए। कुछ लोग कहते हैं कि अरे दोस्ती तो इत्तेफाक से होती है। नहीं 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 नहीं, कभी कभी जानबूझ के भी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सामने कोई जनाब खड़े होते हैं, आप जाके उनसे मिलते हैं, आप हाय हेलो करते हैं, बात होती है, दोस्ती बन जाती, ख़त्म बात। पर्पस रखें एक दोस्ती का। देखो ऐसा है ना, आप हर बार ये इत्तेफाक वाली दोस्ती के बारे में बैठे रहोगे तो ये थोड़ी सी मूवी टाइप की दोस्तियाँ होती हैं ऐसे लाइफ में, ऐसा नहीं कह रहा नहीं होती है, लेकिन इसके पीछे बैठे नहीं रहना है अपने आप को। दूसरी चीज़ ये है, बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। देखो कई बार क्या होता है ना कि लोग हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, लोग हमसे बात करना चाहते हैं, और हम उनके मैसेजेस को ऐसे ही डीएम में पड़े रहने दो, अरे बाद में देखूंगा। ये एटीट्यूड बहुत गलत होता है। भाई उस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया क्या? अच्छा, वो इंसान आपको बार बार फ़ोन करके इरिटेट कर रहा हो, वो एक अलग बात है, लेकिन अगला इंसान ऐसी कोई मैसेज डाल के बैठा है तो रिप्लाई करो, उसको एक एजिलिटी दिखाओ। इनफैक्ट कोशिश करो कि आप भी किसी को खुद से होके एक मैसेज डाल रहे हो। इंट्रोवर्ट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा ये वाली लाइन सुनने में, लेकिन ये ज़रूरी है। देखिए इंट्रोवर्ट्स की फीलिंग्स को भी मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। 2020 के बाद मेरा भी अंदर का काफ़ी इंट्रोवर्ट जगह। बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, ठीक है। आपको ऐसे लोगों को इग्नोर नहीं करना है, पुश अवे नहीं करना है, उनके साथ रहना है।
दैट्स ऑल यू हैव टू डू। अब इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले एपिसोड की तरफ। कभी ये लाइन सुनी है, बर्न द ब्रिज करके? अगर नहीं सुनी तो मैं इसका मतलब समझा देता हूँ कि आप एक कोने पे खड़े, अगला इंसान दूसरे कोने पे खड़ा है। अब अगले इंसान के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। अब ये ब्रिज जो है, ये इकलौता तरीका है कि वो आपसे आगे बात करे, आप उनसे आगे बात करें, या फिर प्रैक्टिकली एक तरह का कंफर्ट जोन है। लेकिन अगर किसी के साथ आपकी तू मैं हो गई और आपने ठान लिया कि साले तेरी शक्ल तो मैं दोबारा नहीं देखूंगा, तो आप उस ब्रिज को जला देते हैं। जला देते हैं का मतलब आप इस तरीके से अलविदा कहते हैं कि वो अगले इंसान की बहुत बेइज्जती हो जाती है। और अगर कल को वो अगला इंसान वापस आने की चाहता भी हो, या फिर आपको उससे कोई मदद चाहिए हो, तो बीच में वो ब्रिज चाहिए ना, लेकिन आपने तो जला दिया। हमारे राइटर भाई साहब यहाँ पे कहते हैं, डोंट बर्न मैनी ब्रिजेस। ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने ये नहीं कहा डोंट बर्न ब्रिजेस। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे वो ब्रिज हम लोग जला कर भस्म करके ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, वहाँ समझ में आता है, लेकिन इसकी लिमिट रखें। आपकी लाइफ में अगर हर कोई इंसान आपका दुश्मन है और हर किसी के साथ आप वो ब्रिज जलाए जा रहे हैं, प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम बहुत तगड़े तरीके से होगी। कैसे, यहाँ पे राइटर भाई साहब ने इस एपिसोड में बड़ी खूबसूरती के साथ समझाया है। सबसे पहले, ये जो सो कॉल्ड बर्निंग ब्रिज होता है ना, इसका मतलब होता है कि भैया हम उस ब्रिज पे एक मैच स्टिक डाल रहे हैं और हम कह रहे हैं कि साले तेरी शक्ल तो दोबारा कभी नहीं देखूंगा। पर पिछले एपिसोड में हमने वो लाइन सुनी थी कि हम बूमरैंग फेंकते हैं। भाई, हम दोस्तों के लिए भी बूमरैंग फेंकते हैं और हम दुश्मनों के ऊपर भी बूमरैंग फेंकते हैं। कब दोस्ती लौट करके आए ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब दुश्मनी किसी के साथ ली हुई लौट के आती है ना, तब पंगे हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए कि कल की डेट में आपको एक सख्त, बहुत किसी अर्जेंट बेसिस पे अपने किसी रिलेटिव का या अपने किसी बहुत करीबी का एक सर्जरी करवाना है, लेकिन वहाँ पे जो डॉक्टर मौजूद है, उस डॉक्टर के साथ कभी आपकी तू मैं हुई थी और आपने ऐसा उसका ईगो हर्ट कर दिया था। अब वो जो डॉक्टर है वो आपकी सर्जरी करने से ही मना कर दे, या फिर आपको पता ही नहीं है कि वो डॉक्टर है, लेकिन उस डॉक्टर के सामने जैसे ही केस आए वो बोले, अरे ये इसके रिलेटिव हैं क्या? नहीं नहीं, इसका केस मैं नहीं लूँगा। अब आपको तो पता ही नहीं चला। मतलब उस पर्टिकुलर इंसान की जान बच सकती थी, या फिर उस समय आपको एक प्रॉपर सर्जरी मिल सकती थी, लेकिन आपने क्या किया? किसी के साथ रिश्ते कभी किसी ज़माने में ख़राब किए, इसलिए उसके रिपरकशंस आज। देखिए, दुश्मनी होती है, कुछ जगहों पे हमें उस ब्रिज को जलाना भी पड़ता है, लेकिन उसकी लिमिट रखें। देखिए, ऐसा है कि जो स्टूपिड पीपल होते हैं ना, हम कहते हैं ना, मतलब गाली देते हैं ना दिल से, बेवकूफ़ है एक नंबर का वो। तो ये जो स्टूपिड पीपल होते हैं ना, ये भी प्रमोट होते हैं। ये कड़वा सच है। जस्ट बिकॉज वो इंसान ख़राब है, उसका ये मतलब नहीं कि कल को वो प्रमोट नहीं होगा। प्रमोट से यहाँ पे मतलब है कि उसकी भी पोजीशन बढ़ेगी, उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी सोसाइटी में। कब उस वैल्यू की आपको ज़रूरत पड़ जाए, या कब उस वैल्यू के कारण आपको दिक्कत हो जाए, ये आपको नहीं पता। इसी तरह से कई बार ये भी कहा जाता है, जो राइटर भाई साहब ने यहाँ बड़े प्यारे तरीके से लिखा, कि लीव जॉब्स विथ वन फिंगर रेज्ड हाई, नॉट द मिडिल फिंगर बट योर थंब। जब आप किसी जगह से बाय कहते हैं, अलविदा कहते हैं, भली लड़ाई हो गई, लेकिन एक थम्स अप देके कि चलो यार, तुम्हारी लाइफ में भी अच्छा हो, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। यहाँ पे प्रैक्टिकली ब्रेकअप्स की बात करी जा रही है, यहाँ पे करियर चेंजेस की बात करी जा रही है। कुल मिला के आप कहीं से भी अगर अलविदा लेते हैं, तो आपको चेहरे पे एक स्माइल और थम्स अप, मिडिल फिंगर ऊपर करके नहीं, क्योंकि अगर वैसे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रिज हम लोग जला डालेंगे। वैसे नहीं करना है, आराम से जाना है। अब इसी के साथ मान लीजिए आपने दुश्मनियां मोल ले ली हैं, ठीक है, अब आपने ब्रिज जला दिए। ऐसे में क्या कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, अपोलोजाइज, माफ़ी मांग लीजिए। अगर आप गलत थे, अगर आपको लगता है थोड़ी सी भी गलती थी आपकी, उस गलती के लिए माफ़ी मांग लीजिए। देखो, जब आप माफ़ी मांगते हो ना, तो कई बार आपकी माफ़ी कितना कुछ सॉल्व कर सकती है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। हाँ ठीक है, आप गलत नहीं हो तो आप रहिए अपने साइड में, लेकिन अगर आपसे गलती हुई और आपने वो ब्रिज जला दिया, लेकिन आज आपको उस ब्रिज की बहुत ज़रूरत है, एक बार अपोलोजाइज करके देखिए और देखिए कि अगला इंसान क्या करता है। अब इसी के साथ कई बार लोग कहते हैं कि हम इस करियर चेंज के दौरान बहुत डार्क जगह पे पहुंच जाते हैं, है ना, अपनी लाइफ में बॉटम हिट करते हैं, कहते हैं ना रॉक बॉटम। उस रॉक बॉटम के लिए यहाँ पे एक लाइन यूज़ करी गई है कि कुछ लोगों के लिए वो रॉक बॉटम ना एक ट्रैम्पोलिन की तरह होता है, कि जैसे ही वो अपनी लाइफ में एकदम लोवेस्ट ऑफ लोवेस्ट में जाते हैं, उसके बाद जो वो इंसान ऊपर जाते हैं,
मतलब ऊपर यानी ऊपर नहीं, मतलब करियर में ऊपर जाते हैं, लाइफ में ऊपर जाते हैं, ऐसे जाते हैं कि दूसरे लोग देखते रह जाते हैं कि यार ये क्या प्रोग्रेस है इसकी ज़िंदगी में। भाई वो प्रोग्रेस के पीछे रीज़न है। और यहाँ पे ये देखा गया है कि ये जब इंसान ऐसे डार्क प्लेसेस में जाते हैं, तो वहाँ में ना ये 5 चीज़ों में बड़ी ग्रोथ होती है। सबसे पहला, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंसान जब थोड़ा हवा में होता है ना, तो कई बार उसके रिश्ते ना थोड़े से कड़वे ही बनते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा समझता है ना, अरे मैं तो हूँ जो हूँ, हाँ तो करे दोस्ती, नहीं करना मत करे। लेकिन जब इंसान ज़मीन पे गिरता है, तो वहाँ से ना उसके इंटरपर्सनल रिलेशंस काफ़ी अच्छे होने लगते हैं, लाइक वो दोस्तियाँ करना शुरू करता है। सेकंड चीज़ होती है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में नई नई पॉसिबिलिटीज़ देखने लगता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं तो वो भी कर सकता हूँ, ये भी मेरे बस की है। इस टाइप की एक थॉट प्रोसेस हो जाती है। कई लोगों को देखा गया है कि जो उनकी पर्सनल स्ट्रेंथ है, पहले बड़े से कमज़ोर से लोग थे, कुछ भी हो गया जल्दी से बुरा मान गए, लेकिन अब ऐसा नहीं रहता। अब मजबूत होते हैं वो इंसान अंदर से। कई लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी में बूस्ट देखा गया है कि मतलब लोग होते हैं ना थोड़े से स्पिरिचुअलिटी से डिस्कनेक्टेड टाइप के, उनके अंदर की, यहाँ रिलीजन की बात नहीं हो रही है, देखिए ध्यान से कहिएगा, यहाँ बात हो रही है स्पिरिचुअलिटी की, आपके इनर कॉन्शियस के साथ कनेक्ट होने की। एंड द लास्ट इज अप्रिसिएशन ऑफ लाइफ। तो अपनी लाइफ में अगर आप वो रॉक बॉटम हिट कर रहे हैं, तो इन जगहों पे आपको फ़ायदा हो सकता है, मतलब ऐसा देखा गया है। अब आपको इन जगहों में से किसी से फ़ायदा हुआ है क्या? सोच के देखिए। हम चलते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ। करियर सेविंग्स अकाउंट याद है? वो अपन ने पहले एपिसोड में सीखा था। तो उसमें क्या क्या सीखा? रिलेशनशिप प्लस स्किल प्लस कैरेक्टर और हसल। अब हमने रिलेशनशिप्स के बारे में सीख लिया। हम चलते हैं अपने उस करियर सेविंग्स अकाउंट की दूसरी इन्वेस्टमेंट में, यानी स्किल्स पे। ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जिसके बारे में हमने बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से अपने पिछले कुछ एपिसोड्स में समझा, मतलब मुझे ऐसा उम्मीद है कि अच्छा से ही मैंने समझाया होगा, अगर नहीं समझाया तो कान पकड़ के माफ़ी। हाँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि जो रिलेशनशिप होता है ना, ये आपकी ज़िंदगी का वो पहला स्टेप होता है, ठीक है। लेकिन अब पहला तो आपको गिग मिल गया, पहली ओपनिंग मिल गई, किसी के साथ रिश्ते अच्छे रखें, वापस लाइफ में कुछ करना चाहते हो, वो पहली मदद तो कर देंगे। दूसरी मदद स्किल से होती है। आपके अंदर क्या क्या खूबियां हैं, देखिए यहाँ पे हम टैलेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्किल्स की। स्किल्स और टैलेंट के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। टैलेंट कई लोगों के अंदर नेचुरली बॉर्न होती हैं। स्किल्स ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी मेहनत से डेवलप करते हैं, ठीक है। टैलेंट को भी आपको स्किल के साथ रख के चलाना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके पास बचपन से गाने का टैलेंट है, लेकिन आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, आप नई चीज़ें सीख ही नहीं रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो ये स्किल्स ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये स्किल की अगर डेफिनेशन पूछें, तो एक एमेच्योर और एक्सपर्ट के बीच का जो ब्रिज होता है ना, एक तो फिर से ब्रिज, ये वो वाला ब्रिज नहीं है वो जलाने वाला, ये अच्छा वाला ब्रिज है। तो एक एमेच्योर यानी कि एक नौसिखिया, और एक एक्सपर्ट यानी कि एक बिग शॉट, वल्लभ, मतलब समझ गए ना क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, ये स्किल्स के थ्रू आता है। अब ऐसा है कि आप में से कई सारे लोग हैं जो जानते होंगे कुछ लोगों को जो आपसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं, जो आपसे ज़्यादा जगहों पे प्रमोशन लिए जा रहे हैं, है ना। उनके पास कुछ तो अलग है। सिंपल सी बात है, वो एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड में, इसलिए वो आगे बढ़े 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 जा रहे हैं। भले उनका नेचर कैसा भी हो, या अभी हम आगे बाय द वे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कैरेक्टर वाले एपिसोड में, भले ही उनका नेचर कैसा भी हो, पर अगर वो एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड में, अगर उनके पास स्किल्स हैं, तो उनका प्रमोशन होता है, वो आगे बढ़ते हैं। हमें क्या बनना है? हमें भी एक्सपर्ट बनना है। हम एमेच्योर नहीं, हम नौसिखिए नहीं, हमको भी एक्सपर्ट बनने का है। तो एक्सपर्ट बनने के लिए क्या चाहिए? ये स्किल्स चाहिए, जिनके बारे में अभी हम सीखने वाले हैं। देखिए ऐसा है, आपके पास, आपको भी नहीं पता, उससे ज़्यादा स्किल्स हैं। यार ये क्या हुआ, मतलब मुझे तो पता है ना कि मेरे पास कौन से स्किल्स हैं। नहीं, जब तक आप आराम से बैठ के कुछ इन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान नहीं देते, आपको पता ही नहीं होता कई बार कि आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं, क्योंकि हमारी जो स्किल की डेफिनेशन है ना, कई बार वही बहुत गलत हो जाती है। अब देखो ऐसा है कि यहाँ पे आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले आप आइडियाज़ लिखें, मतलब आपको क्या करना पसंद है अपनी लाइफ में, बस ऐसे ही बैठ के लिखना शुरू कर दें, ठीक है। अब मतलब आपको गाना गाना पसंद है ना, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, ये आपकी हॉबीज़ हो गई, लेकिन आपकी स्किल्स हैं, आप लिख दीजिए इनको। आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, धीरे धीरे से आपको मार्केटिंग करनी अच्छी लगती है, आप बस बिंदास होकर अपनी स्किल्स को लिखिए। दूसरा, एक लंबी लिस्ट बनाइएगा। ऐसा नहीं कि 2-4 करके अपन अपने बाय 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 कर दें, नहीं 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 नहीं, आराम से वो लंबी सी लिस्ट जब बन जाए,
तो उस लिस्ट में पैटर्न ढूंढिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए एक तरफ आप कह रहे हैं कि यार मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, दूसरी जगह आप कह रहे हैं कि मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है, तो फिर इसको जोड़ के आप कुछ कर सकते हैं क्या? सोचने वाली बात है। आप एक तरफ कह रहे हैं आपको खाना बनाना बहुत पसंद है, फिर आप कह रहे हैं कि मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। क्या इसके बीच में कोई पैटर्न बना सकते हैं हम? क्या हम कोई इस तरह का वीडियो बनाना शुरू कर दें जिसके अंदर हम कुकिंग करते करते बड़े खूबसूरत गाने गा रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं? हो सकता है। प्रैक्टिकली आपको पैटर्न ढूंढना है। अगर कोई अलग 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 पैशन है या कोई अलग अलग स्किल है आपके पास जो एक दूसरे से जुड़ सकती है, तो उसको जोड़ने की कोशिश करनी है। अब देखो ऐसा है, ये जो आपने अपनी आइडियाज़ को लिख रहे थे, ठीक है, उसको थोड़ा एक अपन हेल्प ले लेते हैं कि और बेहतर तरीके से कैसे लिखें। सबसे पहली चीज़, आपको एक सवाल पूछना है कि मैं अच्छा किस किस चीज़ों में हूँ। फिर आपको लिखना है कि मुझे नेचुरली क्या क्या आता है। देखो अच्छा तो मैं खाना बनाने में भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं करता खाना बनाने का, मेरे को नेचुरली गाना गाने का मन करता है। तो नेचुरली आपको क्या आ रहा है और आप अच्छे किस में, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। इसी तरह से यार लोग मुझे किस काम के पैसे देते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट। आपका जो ऑफिस में भले ही आप उस काम को नफरत करते होंगे, लेकिन अगर आपको उसके बदले पैसे मिल रहे हैं यानी कि वो भी आपका एक स्किल है। उसी के साथ मुझे किस चीज़ से डर लगता है, भाई जिस चीज़ से आपको डर लगता है वहाँ पे आपको वर्क करना है, ठीक है, इस चीज़ को भी ज़रा ध्यान रखिएगा। लास्ट, अगर मैं एक किताब लिखता तो टॉपिक क्या होता? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे जब आप आंसर देना शुरू करेंगे तो वही आंसर्स आएंगे जिस चीज़ में आप खुद महारती हासिल करके बैठे हैं, यानी कि जहाँ पे खुद आपकी एक्सपर्टीज़ है। बस ये अगर 2 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हैं तो और कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे अगले एपिसोड पे। सब कुछ स्किल होता है, एवरीथिंग इज अ स्किल। मतलब बड़े बड़े स्किल्स, मतलब पैशन वैशन की यहाँ बातें नहीं हो रही हैं, छोटी से छोटी चीज़ें भी एक स्किल हो सकती हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपका जब ब्रेक होता है तो आप लोगों से बात किस तरह से करते हैं, ये एक स्किल हो सकती है। आप जब वो प्रिंटर का पेपर फंस जाता है तो आपको प्रिंटर को सही करना आता है, ये भी एक स्किल है। अगर आपके कोवर्कर यानी कि साथ में काम करने वाले किसी इंसान का बर्थडे है और आपको ये बात याद रहती है कि किसका बर्थडे कौन सी डेट पे आता है, ये भी एक स्किल है। इसी के साथ में अगर आपके अंदर एक वो है, फीलिंग है कि मेरे को ना मेरी जो गाड़ी है एकदम क्लीन पसंद है और आप बकायदा उसकी टाइम पे सर्विसिंग करवाते हैं, टाइम पे साफ सफाई करवाते हैं, ये भी एक स्किल है। इसी के साथ मान लीजिए कि आपको जब मेल्स आते हैं और वो इनबॉक्स ऐसे बड़ा होते जाता है, उसको मैनेज करना आता है, तो वो भी एक स्किल है। अब यहाँ पे हर चीज़ को स्किल बनाने के पीछे हमारे राइटर भाई साहब का एक छोटा सा रीज़न है। वो कुल मिला करके हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, स्किल्स बहुत सारे होते हैं, पेपर में कैसे लिखना है वो आपको क्लियरली बता रहे हैं। कब कौन सी स्किल से कैसा पैटर्न मिल जाए हमें नहीं पता, लेकिन अपनी लाइफ में जब हमें पता होता है ये भी स्किल है, ये भी स्किल है, ये भी स्किल है, थोड़ा सा ना मोटिवेशन मिलता है अंदर से कि हम कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। अरे कपड़ा धोना आता है, वो भी स्किल है भाई, वो बहुत बड़ा स्किल है, मतलब कि छोटे में क्या ले रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा स्किल है। लेकिन अब इसी के साथ हम जानते हैं कि हम इनविजिबल स्किल्स को मास्टर कैसे करें। अब यहाँ पे देखो यार, कुछ बातें हैं जो आपकी जॉब को सेव करने के लिए नहीं, बल्कि आप अपनी जॉब में और बेहतर कैसे हो सकते हैं उसके लिए लिखा गया है। सबसे पहली लाइन ये है, गो टू वर्क। गो टू वर्क है ना, काम पे जाओ। इसके पीछे का एक बहुत सिंपल सा रीज़न है। जब हम लोग रिसर्च करते हैं, इवन आप अगर सिंपली गूगल भी कर लेते हैं कि वाई डू पीपल गेट फायर्ड, तो लोग बहुत सारे रीज़न देते हैं कि मतलब ये हुआ था, वो हुआ था। लेकिन कई बार जब आप डेटा शीट्स को चेक करते हैं तो पता चलता है मैक्सिमम फायरिंग्स के पीछे एक सिंपल सा रीज़न है, अरे भाई वो काम पे ही नहीं आता था यार, है। अब देखो, आपको ये समझना ज़रूरी है, जब आपकी कंपनी आपको पैसे दे रही है तो वो कंपनी में आके काम करने के पैसे दे रही है, आपको घर बैठने के पैसे नहीं दे रही है। मतलब वर्क फ्रॉम होम है तो भी घर बैठ के काम करते हो ना यार, घर वेले थोड़ी बैठे हो आप। लेकिन कई लोग जो हैं वो थोड़े से ना इस टाइप की मेंटालिटी हो जाती है, अरे मैं अपनी मर्जी से जाऊंगा ना यार, हाँ ठीक है आज छुट्टी ले लेते हैं, आज वेकेशन पे चलते हैं। अच्छी बातें होती है वेकेशन लेना, लेकिन अगर आप अपनी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले देख रहे हैं कि कंपनी इतनी ही छुट्टियां देती हैं और उनके पास मतलब काम बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो ऐसे केस में अगर आप बार बार छुट्टी लेते रहेंगे, उससे एक ब्लैक स्टार आपके रिज्यूमे में गिरेगा जो नहीं गिरना चाहिए। इसी के साथ हमारा अगला पॉइंट आपकी जॉब में और वैल्यू क्रिएट करने का है, ऐड वैल्यू। देखो यार, ऐड वैल्यू का मतलब है कि हर कंपनी के पास ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है। अब हो सकता है कि यार आपकी जो कंपनी है वो मतलब चल रही है, बड़े बड़े फाइनेंशियल मैटर्स हैंडल कर रही है,
लेकिन अभी जो आपकी कंपनी है, उस कंपनी में कोई प्रेजेंटेशन देने वाला बंदा नहीं है। मतलब हाँ, पीपीटी तो बहुत लोग बना लेते हैं, लेकिन क्लाइंट के सामने जाके एक सॉलिड प्रेजेंटेशन देने वाला कोई बंदा ही नहीं है यार। यहाँ पे एक गैप बना। आप अगर उस गैप को भर सकते हैं तो भरने की कोशिश कीजिए। आपका जो काम है ना, वो काम ऐसा होना चाहिए कि उससे वैल्यू ऐड हो। प्रैक्टिकली जब आप कुछ करने के लिए जा रहे हैं किसी कंपनी में, क्या उस कंपनी को कोई फ़र्क भी पड़ रहा है तुम्हारे काम से? अगर पड़ रहा है तो आप उनके लिए वैल्यूएबल बनेंगे। और जो लोग वैल्यूएबल होते हैं उनको अपने जॉब की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रैक्टिकली सेफ जॉब की तरफ आपकी गाड़ी बढ़ सकती है। इसी के साथ यहाँ पे राइटर भाई साहब कहते हैं, भाई जो आपका एटीट्यूड है ना, उसको थोड़ा सा आपको मतलब सही तरीके से रखना ज़रूरी है। देखो, जब आप एक कंपनी में काम कर रहे हो तो अकेले आप इम्पॉर्टेंट नहीं हो, और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे। आपके मैनेजर साहब भी हैं, आपके कोवर्कर्स भी हैं, सीईओ भाई साहब भी हैं, प्यून भैया दीदी भी हैं। आपको कृपया अपने एटीट्यूड को हैंडल करना आना चाहिए। अगर आप अपने इस एटीट्यूड को हैंडल नहीं कर सकते हैं तो कई बार उसका जॉब पे एक अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है, चाहे आप फ्रीलांसर भी क्यों ना हो। अगर आपका एटीट्यूड उस तरह का है कि आप दुश्मन जल्दी बना लेते हैं तो जॉब में प्रॉब्लम होगी। अच्छा, इसी के साथ में कुछ इनविजिबल स्किल्स भी हैं जो आपको मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। वो स्किल्स कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले, एक्सीड एक्सपेक्टेशंस। आपसे उम्मीद रखी गई थी कि आप 1-2 मिनट के अंदर कोई पीपीटी बना देंगे, जिस पीपीटी के अंदर 10 स्लाइड होंगी ये फलाना फलाना चीज़ों को एक्सप्लेन करने की। आपने 10 के बदले 15 स्लाइड बना दिए 2 मिनट के अंदर, और आपने उसको कलरफुल भी कर दिया। वो अगला इंसान सोचता था कि नॉर्मल सा कुछ बना के लाएगा, आपने प्रॉपर टाइटल, हेडिंग पॉइंट, फलाना फलाना। हाँ, 10 मिनट में नहीं बनती इतनी अच्छी पीपीटी, मुझे भी पता है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है, आपसे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा डालो। वो स्कूल में बच्चे नहीं होते थे जिन पे अपन चिल्लाते थे कि अरे यार, ये प्रोजेक्ट जो टीचर करने बोलती है इसमें एक्स्ट्रा करके आ जाता है, इसके चक्कर में हमारे नंबर कम हो रहे हैं। ट्रस्ट मी, वो बच्चा अपनी लाइफ में कॉर्पोरेट जॉब में बहुत आगे जाएगा। बी दैट पर्सन, थोड़ा सा जो आपसे एक्सपेक्टेड है उससे थोड़ा आगे बढ़ के दो, लोगों को अच्छा लगता है। बी डिप्लोमेटिक। थोड़ा से मतलब बात करने के तरीके में, आप गुस्से हैं तो गुस्से में बात कर लिया नहीं, डिप्लोमेटिक बनिए। देखिए ज़रा कि किसको किस तरह से बात करना पसंद है। थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करके देखिए यहाँ पे। अगर आपको किसी ने हेल्प किया तो आप उसे मतलब ये एक्सप्रेस कीजिए कि थैंक यू। एक ग्रैटिट्यूड होना चाहिए आपके अंदर। उसी के साथ में कोशिश कीजिए कि आप दूसरों की तरफ एक जेन्युइन केयर दिखाएं। मतलब अगर आप दिखा सकते हैं तो एक काफ़ी अच्छी फीलिंग होती है जब लोगों को लगता है यार यार ये परवाह करता है यार, मतलब पूछता है कि मतलब मान लीजिए आपने बताया कि भाई कि तेरे दादाजी कैसे हैं यार, मतलब सुना था मैंने 2 दिन पहले। अब हो सकता है कंपनी में किसी ने उससे पूछा हो सकता है नहीं पूछा हो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब आपने जाके पूछा तो उसके सामने एक बना ना कि यार इसने एक पर्सनल एक बात आके पूछी। थोड़ा सा कंसिडरेट बनिए। प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ों को अगर आप यूज़ करते हैं तो आप काफ़ी बेटर तरीके के एम्प्लॉय बन सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरह के टीम मेंबर बन सकते हैं। लेकिन उसी के साथ आप अपने रिलेशंस को और अपने स्किल्स दोनों को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्किल्स कैसे? इसे कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। वेल, इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले एपिसोड की तरफ। क्या आप अपनी लाइफ में कभी जीते हो? अब अगर इसका जवाब हाँ है तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसका जवाब कहते हैं नहीं यार, मैं तो मतलब हारा ही हूँ अपनी लाइफ में, जीता तो कुछ खास नहीं हूँ। वेल, हियर्स द थिंग। जैसे ही हम लोग ये हारा जीता ये सवाल पूछते हैं तो लोगों का मन तुरंत काम की तरफ, लोगों का मन तुरंत सक्सेसफुल रिलेशनशिप, यानी कि आपके जो गर्लफ्रेंड थे या बॉयफ्रेंड थे उनके साथ आपका टिका नहीं टिका, इस टाइप से लोग सोचने लगते हैं। वेल, एक्चुअली मी दैट्स नॉट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड ओवर हियर। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि यार देखो, अपनी लाइफ में ना हमारे पास छोटी छोटी जीत होती है। एग्जाम्पल के तौर पे, पहले आपको कोई चीज़ नहीं आती थी, फिर आपने उसके ऊपर मेहनत करी और फिर इवेंचुअली वो चीज़ आ गई। कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपको पहले कर्सिव राइटिंग नहीं आती थी, फिर आपने वो किताब ली और वो किताब में जो ऐसे कर्सिव राइटिंग का बना हुआ होता है आपने उस तरीके से लिखा। क्या हुआ? पहले नहीं आती थी, फिर आ गई। हो गया ना विक्ट्री। बड़ी विक्ट्रीज के बारे में नहीं हो रहा है, कोई सी भी छोटी विक्ट्री चलेगी। अब जब आपके पास ये सो कॉल्ड विक्ट्री सामने आ जाती है तो आपको खुद से सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछना है, मुझे इस फील्ड में जीत कैसे मिली? सिंपल। मुझको इस फील्ड में जो विन विक्ट्री कहते हैं ना हम लोग, ये कैसे मिली? देखिए भाई साहब, ऐसा है कि आप लोगों को अगर अपनी लाइफ में फ्यूचर में जीतना है तो एक बारी आपको अपने पास्ट में झांकना पड़ेगा।
कुछ तो बात थी ना जब आप वो कर्सिव राइटिंग की किताब लेके बैठे और आपको कर्सिव राइटिंग नहीं आती थी। आपने क्या किया? बार 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 उन पन्नों को भरा। कभी कभी एक दिन में 2 पन्ने भरे, कभी किसी दिन में 1 पन्ने भरे, लेकिन आपने बार बार उन पन्नों को भरा। प्रैक्टिकली यहाँ पे आप परसिस्टेंस सीखते हैं। फिर आपने सीखा कि यार एक सेकंड, ऊपर वाली लाइन में ना जब मैं ऐसे करके अपना हाथ घुमा रहा हूँ तो वो सही नहीं बन रहा, लेकिन जब मैं ऐसे करके हाथ घुमा रहा हूँ तो सही तरीके से लेटर फॉर्म हो रहा है। देखिए, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। हो सकता है आप अभी यहाँ पे कोई जॉब के बीच में बैठे हो और आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हो एंड यू आर लाइक, अबे ये क्या बोल रहा है यार। नहीं यार, ऐसा है कि हर छोटी छोटी विक्ट्री हमें कुछ ना कुछ सिखा के चली जाती है। और वैसे ही करके आपको अपने पास्ट की विक्ट्री में बस इतना ढूंढना है कि आप जीते कैसे थे। कुछ तो पैटर्न होगा यार, जीतने के पीछे हमेशा कुछ ना कुछ पैटर्न होता है। वो पैटर्न क्या है, ढूंढो। हर बार वही पैटर्न है जो आप अपनी लाइफ में बड़ी विक्ट्रीज में भी यूज करते हो। परसिस्टेंस का पैटर्न, एक्यूरेसी का पैटर्न, लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स का पैटर्न। पैटर्न ही है हर जगह। बस कहीं पे छोटा सा एग्जाम्पल होता है, कहीं पे बड़ा सा एग्जाम्पल होता है। अब इसी के साथ मान लीजिए अगर आप पुराने समय में झांकते हैं और आप खुद से एक सवाल पूछते हैं कि यार ऐसा क्या किया जा सकता था कि ये सिचुएशन में मुझे जीत और जल्दी मिल जाती, ऐसा क्या कर सकता था मैं कि मेरी कर्सिव राइटिंग और जल्दी अच्छी हो जाती। तो हो सकता है वहाँ पे प्रैक्टिस की बात हो सकता है कि यार पहले तो बना बस मैं लिखे जा रहा था आंख बंद करके जो ऊपर दिया हुआ है, लेकिन धीरे धीरे से फिर मैं ना नोटिस करने लगा कि फॉर्मेशंस कैसे चेंज हो रहे हैं। जब मैं ऐसे हाथ घुमा रहा हूँ तो इस तरीके से बेटर बन रहा है, इस वाले में स्मूथ बन रहा है। आप ऑब्जर्वेशन को देख रहे हैं, आप मेहनत को देख रहे हैं, आप रिवीजन को देख रहे हैं। देखो, कुल मिला के ये कहा जा रहा है यहाँ पे, आप अपने पास्ट में झांको और अपनी जीत की हर एक डिटेल निकाल के देखो। क्या डेडलाइंस के कारण आपको फायदा हुआ था कि सबमिट जल्दी करना था, जल्दी से अपनी राइटिंग इंप्रूव करनी थी? क्या ऑडियंस के कारण आपको फायदा हुआ था कि जो इंसान देख रहा था आपको वो कर्सिव राइटिंग करते हुए, उसने आपकी तारीफ करी, उसने आपको एनकरेज किया, आपको मोटिवेट किया? ऐसा कुछ था क्या? या फिर आपने एक चेकलिस्ट बनाई थी, एक ऐसी चेकलिस्ट जिसके अंदर आपने समझने की कोशिश करी कि भैया यार मैं जो ये काम करने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें बार बार मेरी गलती कहाँ हो रही है। अब यहाँ पे हम लोग कर्सिव राइटिंग की बात नहीं कर रहे, मतलब कर्सिव राइटिंग करते समय तो हमने ये सब नहीं किया होगा, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में किस चीज़ से आपको मदद मिली थी? आपने नोट बनाया, उससे मदद मिली। आपने फ़ोन में कोई रिमाइंडर का ऐप लगाया था, आप स्टॉप वॉच लगा के काम करते थे, आप टाइमर लगा के काम करते थे। आप पहले मोटे थे फिर पतले हो गए, तो ऐसे में आपने क्या किया, अपने वर्कआउट पे जीत कैसे हासिल करी? ये सब विक्ट्रीज हैं, ये सब विन हैं। हर विन से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं, बस आपको ये ढूंढना है। तो आप ढूंढिए आराम से। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले एपिसोड की तरफ। अब स्किल्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है यार, ये तो हम लोग समझ गए, ठीक है भाई। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है। भाई अब हमें नई स्किल सीखनी है कि नहीं सीखनी है, मतलब वही तो करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग तब से। तो हम लोग इस नए स्किल को कैसे स्टार्ट करें? तो यहाँ पे सबसे पहली टिप जो हमें दी गई है वो ये है कि यार कुछ फन के साथ स्टार्ट करो। मतलब वो होता है ना, कभी कभी हम थोड़ा सा ऐसे रिपीटेटिव रिपीटेटिव काम करने लगते हैं, थोड़ा बोरिंग बोरिंग सा हो जाता है। फन के साथ स्टार्ट करो। अब ये जो आपके स्किल्स होते हैं ना, ये 2 तरह से डिवाइडेड होते हैं। एक होती है आपकी नेसेसिटी की स्किल और दूसरी होती है आपके क्यूरियोसिटी की स्किल्स। देखो, नेसेसिटी की स्किल्स क्या होती है? भाई मुझको जॉब चाहिए। अब जॉब अकाउंटेंट की जॉब है, ठीक है यार, मुझे अकाउंटेंट्स की मतलब क्या करते हैं कैसे करते हैं नहीं पता, मुझे कोई सिखा दो। क्या आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट था? नहीं। क्या क्यूरियोसिटी थी? बिल्कुल नहीं। फिर भी आपने अकाउंट्स का काम सीख लिया। क्यों सीखा? वो आपकी नेसेसिटी थी। आपको जॉब चाहिए थी, जॉब की रिक्वायरमेंट ये थी, आपने कर लिया। लेकिन इसके बाद आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्यूरियोसिटी। देखो, क्यूरियोसिटी के स्किल्स जो होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग होते हैं। अब कुल मिला करके इस किताब का नाम क्या है? डू ओवर। तो आप अपने आप का जब डू ओवर कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्यूरियोसिटी रिलेटेड स्किल्स के ऊपर वर्क करना है। देखो यार, ज़बरदस्ती पैसे कमाने के लिए या जॉब करने के लिए हिसाब से अगर आप लोग अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो तो समटाइम्स यू माइट फील अ लिटिल बोर्ड। और यहाँ पे हम लोग वही बोल रहे हैं कि भाई जब नया स्किल कुछ सीख रहे हो तो उसको फन के साथ सीखो। और फन होता है क्यूरियोसिटी में, फन होता है नेसेसिटी में। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि ये जो सो कॉल्ड क्यूरियोसिटी होता है ना, इसमें भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और वो चीज़ें कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहली चीज़, कीप इट सिंपल।
देखो क्या होता है ना कि मैक्सिमम टाइम्स जब हमको कुछ नया सीखना होता है तो हमको प्रैक्टिकली 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। और हर बार कोई सी भी चीज़ आप सीख रहे हो, चाहे आप गिटार सीख रहे हो, चाहे कार चलाना सीख रहे हो, इट डजेंट मैटर। चाहे आप खाना बनाना सीख रहे हो, इट डजेंट मैटर। यहाँ पे आपको ये 5 चीज़ें चाहिए ऑन अ रिपीटेड बेसिस। सबसे पहला, समय। भाई ये तो ऑब्वियस है ना, मतलब अगर समय ही नहीं है आपके पास कोई काम करने के लिए तो फिर काम को क्या ही करोगे। सेकंड आइटम जो इस लिस्ट में आता है वो है गियर। अब देखो ऐसा है कि अगर आपको पेंटिंग करने का शौक है ना, मतलब क्यूरियोसिटी में आप स्किल डेवलप करना चाहते हो पेंटिंग की, तो वो पेंटिंग की स्किल को अगर आपको डेवलप करना है तो भाई आपको एक कागज़ चाहिए, आपको पेंट चाहिए, आपको ब्रशेस चाहिए, कुछ नहीं तो गिरी से गिरी हालत में एक पेंसिल ही चाहिए यार। तो ये होता है गियर। अब आपको कुछ कंडीशंस में ये सब बेसिक चीज़ें तो बहुत आराम से मिल जाती हैं, लेकिन लाइफ में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग को जिस करियर में आगे बढ़ने की कोशिश, जैसे किसी को एनिमेशन में आगे बढ़ना है, तो वहाँ पे उसको एक सर्टन टाइप ऑफ कंप्यूटर चाहिए, क्योंकि वैसा कंप्यूटर अगर नहीं है तो वो एनिमेशन कर ही नहीं सकता, नॉर्मल कंप्यूटर में चलेगा ही नहीं उसके सॉफ्टवेयर। तो ऐसे में गियर काइंड ऑफ बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक पॉज आ जाता है, लेकिन कोशिश करना कि इस पॉज से हम आगे बढ़ सकें। जो अगली चीज़ हमें चाहिए होती है उसे कहते हैं मनी, यानी भैया पैसा। अब अगर आपको कोई छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट करना है या कोई छोटी सी स्किल भी सीखनी है, थोड़ा सा, मैं नहीं कह रहा हूँ ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो लगता है ना। चलो क्लासेस में इन्वेस्टमेंट मत करो, लेकिन जो सामान है अगर उसको खरीदना ही हो तो पैसे तो चाहिए। अगला आता है एक्सपर्ट्स। अब एक्सपर्ट्स क्यों, मान लीजिए मुझे ड्राइंग सीखनी है तो मैं अपनी ड्राइंग के लिए किसी टीचर को लगाऊंगा। अब यहाँ पे वो टीचर कौन है? टीचर एक्सपर्ट है। प्रैक्टिकली मुझको जो स्किल सीखनी है उस फील्ड में कोई अगर एक्सपर्ट मेरे सामने बैठा है तो वो मुझे बेटर गाइड कर पाता है। इमेजिन करके देखो, आपको कोई छोटा सा बोर्ड गेम ही खेलना है, मोनोपोली का गेम आपको खेलना है, तो वहाँ पे अगर कोई बैठ के आपको सिखाए तो ज़्यादा आसानी होती है ना। अब अगर मोनोपोली खेलना है या बिजनेसमैन खेलना है या सांप सीढ़ी भी खेलनी हो, उसका रूल बुक बैठ के धीमे धीमे से पढ़ोगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। लोग जल्दी समझा देते हैं चीज़ों को, इसलिए एक्सपर्ट्स की काफ़ी वैल्यू होती है। अब इसी के साथ जो आखिरी पॉइंट होता है इसको हम लोग कहते हैं नॉलेज, यानी ज्ञान। देखो बॉस, एक्सपर्ट तो अगर आ गया तो ज्ञान ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन अगर गलती से एक्सपर्ट भाई साहब नहीं आए तो ना ज्ञान तो चाहिए ना। मतलब पेंटिंग कैसे करें, बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, चेहरा कैसे बनाया जाता है, सर्कल क्या होता है, और जो भी मतलब उसके टेक्निकल टर्म्स हैं। अगर आप कुकिंग करना चाहते हैं तो फिर अगर कोई आपसे कह रहा है कि भैया सॉटे कर लीजिए, सॉटे। अब सच बता रहा हूँ, मुझे भी ये टर्म ना सिर्फ इंटरनेट पे सुना हुआ है, मेरे को खुद नहीं पता इसका मतलब क्या होता है, लेकिन कुछ होता है ना कुकिंग में। तो ये सबका नॉलेज होना ज़रूरी है कि यहाँ जब कोई कुछ बोल रहा है तो उसका मतलब क्या है। अगर कोई कह रहा है कि इसमें कोरिएंडर डालो, तो कोरिएंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, कोरिएंडर होता क्या है। नॉलेज चाहिए आपको। अब इसी नॉलेज के साथ ये देखा गया है कि जो आपके स्किल होते हैं, है ना, ये दो तरह से डिपेंडेंट होते हैं। एक होता है मैक्रो, दूसरा होता है माइक्रो। सिंपल समझते हैं। माइक्रो स्किल्स का मतलब आप अगर कोई काम करना चाह रहे हैं तो उसको बिल्कुल ध्यान से एक एक बारीकी देख के भी आप सीख सकते हैं। और मैक्रो वे ऑफ लर्निंग अ स्किल का बड़ा सिंपल सा मतलब है, ऊपर ऊपर से सीख लो। प्रैक्टिकली अगर आपको कुकिंग करने का शौक चढ़ रहा है और आपने खिचड़ी बनाना सीख ली तो वो ऊपर ऊपर से भी सीख सकते हो। लेकिन कुछ लोगों की खिचड़ी क्या टेस्टी बनती है ना, नहीं मतलब एकदम मसालेदार, मतलब वो नहीं दे सकते आप किसी बीमार पेशेंट को, उसका पेट खराब हो जाएगा। लेकिन बढ़िया मसालेदार खिचड़ी ऐसा मतलब कलरफुल सी लगती है, मतलब मेरी मम्मी की खिचड़ी बड़ी टेस्टी बनती है यहाँ पे। तो माइक्रो शेफिंग का मतलब ये होता है कि आप ना बड़े ध्यान से बारीकी से उस स्किल के बारे में देखते हो। मैक्रो मतलब ऊपर ऊपर से देख के उस स्किल को समझ लो, ताकि काम चलाओ टाइप आपको चीज़ें समझ में आ जाए। इसी एपिसोड को एंड करते हुए हमारे राइटर भाई साहब ने कहा है कि जो स्किल्स होती हैं ना यार, ये ना बहुत तेज़ी से बढ़ती नहीं है, बहुत ध्यान से बारीकी से हमें इसको शार्प करना पड़ता है। लेकिन वहीं पे ये स्किल्स वही चाकू होती हैं जो इतनी मेहनत करके जो अपन ने शार्प किया ना, इसको समय नहीं लगता ब्लंट होने में, यानी धार के जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। और इसलिए जब भी हम लोग अपनी लाइफ में किसी स्किल के पीछे बैठते हैं तो ये नहीं कि 4 दिन सीखा उसके बाद बाय बाय। अगर कोई स्किल आपने अपने आप में सीखी है तो उसके ऊपर प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। जहाँ पे प्रैक्टिस बंद वहाँ पे आपकी धार का जाना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे वो चाकू अब किसी काम की नहीं रहेगी। मतलब हाँ, मुझे साइकिल चलाना आता है, लेकिन उसको एक्सपर्ट तरीके से चलाना और नॉर्मल चलाने में फ़र्क होता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले एपिसोड की तरफ। मैट विल्सन नाम के एक जनाब हैं
जिनकी कहानी कुल मिलाकर के हमारे इस एपिसोड के लिए इम्पॉर्टेंट तो नहीं कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वुड बी एक्चुअली राइट, कि कुल मिलाकर के हम इस एपिसोड में समझना क्या चाह रहे हैं और हमारे राइटर भाई साहब हमें बताना क्या चाह रहे हैं। तो हमारे जो ये मैट विल्सन भाई साहब हैं, ये एक्चुअली में एक एक्सरे टेक्नीशियन है। एक्सरे की मशीन देखी है राइट आप लोगों ने, तो वो वर्क कैसे करता है, और जब वो एक किसी पेशेंट का जितना डिटेलिंग विटेलिंग लेना होता है, मान लीजिए उसने ले लिया, तो उसके बाद उसके रिजल्ट्स बाहर कैसे निकल के आते हैं, वो सारा जो प्रोसेस हैंडल करने का काम होता है वो एक एक्सरे टेक्नीशियन का होता है। कल को अगर वो मशीन ख़राब हो गई तो उसको फिक्स कैसे करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इन भाई साहब के जो बॉस हैं, यानी जो इनके सुपर सीनियर हो रखे हैं अभी के टाइम, वो एकदम हॉरिबल इंसान। मतलब वो कुछ लोग नहीं होते जिनको देने का मन करता है, बस वैसा कैरेक्टर है ये, एकदम मिजरेबल ह्यूमन बीइंग टाइप का। अब ये भाई साहब जो हैं, ये एकदम जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से डील करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, किसी को पसंद नहीं है। सब के सब अपनी जॉब से नफरत करते हैं। तो हमारे जो राइटर भाई साहब हैं, उनके मन में एक सवाल उठा, तो भाई जॉब छोड़ क्यों नहीं देते हो यार। अब उन्होंने जब ये सवाल मैट से पूछा, तो उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब दिया, जो जवाब आप लोगों ने और हमने अपनी लाइफ में कई बार कई लोगों को कई रीजंस के लिए दिया है। उसने कहा कि यार जॉन, एक्चुअली में क्या है ना, छोड़ना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन ना बहुत सारे अनएम्प्लॉयड एक्सरे टेक्नीशियंस ऑलरेडी हैं बाहर, यानी पहले जितनी डिमांड थी अब उतनी डिमांड नहीं है। अब टेक्निकली तो हमारे मैट भाई साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एक्सरे टेक्नीशियंस जो हैं उनकी जॉब आजकल इतनी आसानी से मिलती नहीं है, और कितने सारे तो अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं। तो फाइनली जब मेरी जॉब है तो मैं ज़बरदस्ती क्यों छोड़ूं। एक सवाल है यहाँ पे, क्या ये कोई आंसर होना चाहिए कि मैं जॉब क्यों नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मतलब प्रैक्टिकली मैं जॉब को तभी छोड़ूंगा जब जितने भी एक्सरे टेक्नीशियन वाले लोग हैं वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे। अब ये सुन के रिडिकुलस लग रहा होगा, लेकिन यही रीज़न है ना कि कई बार हम लोग भी अपनी जॉब के अंदर फंसे हुए हैं कि यार हमारे पास भी फैमिलियां हैं, उनको भी संभालना है ना। पर फैमिली आ जाती है तो प्रॉब्लम कुछ अलग ही लेवल पे चली जाती है। लेकिन मान लीजिए आप वो फैमिली के बंधन से दूर हैं और आप एक ऐसी जॉब में है जिसमें बस आपका मन मन कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद बस लगे हुए हैं। आपके मन में क्या चल रहा है, यार मेरी डिग्री लेकर के कितने सारे लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, मेरे पास कम से कम जॉब तो है। पर ये कोई तरीका होता है क्या। मतलब जब तक सारे के सारे लोगों के पास नौकरियां नहीं होंगी तब तक आप जॉब नहीं छोड़ोगे। ऐसा नहीं होता। अगर आप अपनी जॉब से डिससैटिस्फाइड हो तो वहाँ पे हमारे राइटर भाई साहब एकदम क्लियर बताते हैं कि हमारा जो ये मन होता है ना, ये खुद को ना ट्रिक करने लगता है कि यार ये ना जो भी मैं कर रहा हूँ अभी के टाइम पे, इसको मुझे करते रहना चाहिए बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड। हमारा दिमाग देखो इस चीज़ में ना बहुत माहिर होता है। हमारे यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ को और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए राइटर भाई साहब ने जिस एग्जाम्पल को यूज़ किया है, वो शॉशैंक रिडेम्पशन की अगर आपने मूवी देखी हो, उससे परफेक्टली एक्सप्लेन्ड है। उस मूवी में कई सारे बहुत ही मतलब सैड सीन्स हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सैड सीन जो हमारे राइटर को लगा, और वाकई में मैं उनके ऑब्जर्वेशन की दाद देता हूँ, वो तब है जब मॉर्गन फ्रीमैन का जो कैरेक्टर होता है ना, जो एक जेल के अंदर रहता है, वो फाइनली उसको आज़ादी मिल जाती है। तो जब वो आज़ादी मिलती है तो वो एक ग्रॉसरी स्टोर में जाके काम करता है। अब वो अपनी ज़िंदगी का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम जेल में था, तो जब भी उसको वॉशरूम जाना होता है, वो वहाँ का जो मैनेजर है उससे जाके पूछता था कि मैं वॉशरूम जा सकता हूँ क्या। और वो स्टार्टिंग में तो उसको मैनेजर को क्यूट लगा, लेकिन उसके बाद उसने बोला भाई तेरे को जाना है तो तू जाना है यार, तू बार बार पूछता क्यों रहता है, बार बार पूछता क्यों रहता है। इंटरेस्टिंग। बार बार हम लोग कोई चीज़ क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमारी आदत होती है। कई सारे लोग उस जंगल में फंसे हुए हैं, मतलब ट्रेजर रखा है उस जंगल में कहीं पे, लेकिन हम बस जंगल के अंदर ही फंसे फंसे घूमे जा रहे हैं, क्योंकि अब वो हमारी आदत बन चुकी है। हमारी आदत जब किसी चीज़ के रिलेटेड बन जाती है, हमें पता भी नहीं चलता, सबकॉन्शियसली हम वही काम कर रहे होते हैं। अगर आपको वो पर्टिकुलर डिसीजन लेना है तो प्लीज़ किसी चीज़ पे ब्लेम डालना बंद करें कि ये रीज़न है जिस कारण से मैं खुद को चेंज नहीं कर पा रहा। कई सारे तरीके होते हैं। इस किताब में भी हमने कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके पढ़े कि किस तरीके से अपने स्किल सेट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम खुद को रीडिस्कवर कर सकते हैं, हम रिलेशनशिप्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम लोग उसके अंदर बैठे रह जाते हैं, कई बार इंटेंशनली और कई बार
उस जेल के आदमी की तरह जिसको पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया में वॉशरूम यूज़ करने के लिए परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो परमिशन लेगा क्योंकि अब उसकी आदत बन चुकी है। क्या ऐसी ही कोई प्रेजेंट आदत आप लोगों की भी बन चुकी है? अगर बन चुकी है तो उस डब्बे को तोड़ के बाहर आना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी नहीं आए तो कभी। अब हम चलते हैं हमारी अगली एपिसोड पे। हमारी उस बैंक में लगने वाले 2 इन्वेस्टमेंट हमने सीख लिए। हमने सीखा रिलेशनशिप, हमने सीख लिया स्किल, और अब बारी आती है कैरेक्टर की। देखो जनाब, ये कैरेक्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कह दिया था कि इस किताब में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपके अंदर से अगर ये कैरेक्टर हटा दिया जाए ना, तो आपकी लाइफ का सारा सक्सेस मीनिंगलेस हो सकता है। बाकी कुछ हटाएं तो हो सकता है कि आपको सक्सेस ही ना मिले, लेकिन कैरेक्टर हटाएं तो सक्सेस मिलने के बावजूद एक एम्प्टी फीलिंग रह जाती है। अब ये जो कैरेक्टर होता है ना, इसको समझने के लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए जनाब, क्या है, जैसे कि आपका जो रिलेशनशिप होता है वो आपकी ज़िंदगी में हो सकता है किसी से जुगाड़ लगा के आपने कोई एक अपॉर्चुनिटी पे हाथ मार लिया। अब आपके जो स्किल्स होते हैं वो दूसरी अपॉर्चुनिटी दे देते हैं, लेकिन आप फेल हो गए तो मान लो कि आपने ट्राई मारा, मान लो दुनिया के सामने बताया देखो यार मैंने रेस्टोरेंट खोला है, रेस्टोरेंट नहीं चला, फेल हो गया। अब अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है ना, तो इसके बाद अगर आप कोई दूसरा बिजनेस भी खोलोगे, लोग आपके साथ रहेंगे। वो उस नए बिजनेस में भी आपके कस्टमर बनने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका कैरेक्टर। लोगों के पास स्किल्स हो सकती हैं, लोगों के पास कनेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन उन कनेक्शंस को बनाने के लिए और जब स्किल्स को यूज़ करके कुछ फाइनली क्रिएट कर दो, तो उसको कस्टमर्स के पास ले जाने के लिए आपका कैरेक्टर लगता है। अब देखो यार, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है यहाँ पे कि ये जो ख़राब लोग होते हैं, ये नहीं जीतते क्या अपनी लाइफ में? बिल्कुल जीतते हैं। इनफैक्ट मैक्सिमम टाइम्स अगर हम लोग देखें तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो लोग जो मतलब पता है हमें यार ये इंसान दिल से ना बड़ा बुरा इंसान है, वो लोग अपनी लाइफ में काफ़ी ऊपर पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रूल्स को अपने तरीके से बेंड कर दिया, है ना, अपने तरीके से कर लिया, दूसरे की परवाह नहीं करी, आगे बढ़ गए। लेकिन एक ऐसा सिस्टम होता है ना यहाँ पे, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, कि भले ही आपके पास सब कुछ हो, लेकिन अगर आपके पास कैरेक्टर नहीं हो, सडनली किसी को कोई मतलब नहीं है आपसे। आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन उसके बाद भी लोगों को ना आपके साथ बात करने का दिल नहीं करेगा। तो अगर आपको एक सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ना है, तो आपके लाइफ में कैरेक्टर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर इस सो कॉल्ड कैरेक्टर को इन्होंने लेग डे के हिसाब से बताया। देखो कैरेक्टर क्या होता है ना, कि एक ऐसी चीज़ है जो आप ओवरनाइट नहीं बना सकते। जैसे कि मान लो आपको अपने लाइफ में रिलेशनशिप डेवलप करनी है, ठीक है। अब रिलेशनशिप कैसे डेवलप करनी है? अपन लोग बाहर गए, कहीं पे 2-4 लोग इकट्ठा हैं, अपन ने हाथ आगे बढ़ाया, अपन ने बोला कि मैं फलाना फलाना जगह से आता हूँ, दोस्ती करने की कोशिश करी, हो सकता है कि दोस्त बन भी जाए। रिलेशनशिप बनाना बहुत आसान होता है, स्किल्स बनाना उससे भी ज़्यादा आसान होता है। कह रहे यार मैं कोई स्किल सीखना चाहता हूँ, चलो फुटबॉल को अपने पाँव के ऊपर ड्रिबल कैसे करते हैं सीख के देखते हैं। 2 घंटे ट्राई मार के देखिए, आप ड्रिबल करना शुरू तो कर ही देंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ 100 बार ड्रिबल कर देंगे, लेकिन अपने पाँव के ऊपर एक फुटबॉल को ड्रिबल करना आप सीख जाएंगे, स्किल भी सीख लिया। लेकिन कैरेक्टर, उफ, ये एक बहुत ही अजीब एरिया हो जाता है। कैरेक्टर को आप ओवरनाइट डेवलप नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी कोशिश कर लो। कैरेक्टर टेक्स टाइम, एक ऐसा टाइम जो आपको बराबर आराम से इन्वेस्ट करते करते बार 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 आपको देना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ में अपने कैरेक्टर को सॉलिड तरीके से इंप्रूव करते हैं, बस उसके बाद तो टेंशन ही खत्म हो जानी है। लेकिन यही कैरेक्टर है जो कई बार कई लोगों को घसीट के पीछे ले आता है। अब उसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है जिसको अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप ये लिखो कि अभी तक आपके पास कौन सी जॉब्स रही हैं, कहाँ कहाँ पे आपने काम किया है। उसके बाद ये लिखो कि आपकी उस जॉब में परफॉर्मेंस कैसी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप नोटिस करते हैं कि अक्सर जॉब में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इसका आपके कैरेक्टर पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि ये आदमी दिल से काम नहीं करता। वहाँ पे आप अपने जॉब परफॉर्मेंस को बड़े ध्यान से देखिए। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट उठता है उसको कहते हैं कि
आपकी जितनी भी जॉब्स थी उसको आपने क्यों छोड़ा? क्या जॉब को छोड़ा या जॉब से निकाले गए? या फिर हर जॉब को बीच बीच रास्ते में छोड़ दिया कि मतलब जैसी थोड़ा सा डिफिकल्टी आई आपने जॉब छोड़ दिया? कहीं आप क्विटर तो नहीं हो? ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर उठते हैं। इसी के साथ जो आखिरी सवाल उठता है वो ये है कि जब आपने कोई जॉब छोड़ी, मान लीजिए आपने एक जगह से दूसरी जगह पे जंप मारा, तो पुराने लोगों के साथ आपके रिश्ते कैसे रहे? अच्छे रिश्ते रहे? वो अब भी आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं? वो अभी आपके फेसबुक दोस्त हैं? ये जानना ज़रूरी है। अगर आप रिश्ते अच्छे रखना जानते हैं, अगर आप जॉब में परफॉर्मेंस आपने अच्छी दी है, इन सब का धीरे 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 एक एडिशन होता है। कहाँ पे? आपकी कैरेक्टर पे। अब हम चलते हैं हमारे अगले एपिसोड की तरफ। एक तरफ जहाँ पर हमने सीखा कैरेक्टर के बारे में, तो वहीं पे अब हम जानने वाले हैं कैरेक्टर की सबसे बड़ी ताकत के बारे में। भाई कैरेक्टर के अंदर ना कई सारे फ़ायदे और फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, मतलब नुकसान तो ऐसा कुछ है नहीं जब तक आपके पास कोई नेगेटिव कैरेक्टर ट्रेट्स ना आ जाएं। लेकिन उन सब में काफ़ी ऊपर आता है एक नाम, और इस नाम को कहते हैं जेनरॉसिटी। देखिए जनाब, ये जो जेनरॉसिटी होती है ना, ये एक ऐसा टर्म होता है जो सबके अंदर हो ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। वहीं पे कई लोगों का ये मानना होता है कि जो जेनरॉसिटी होती है, या अगर हम ज़्यादा 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 दिखाने लगे तो लोग हमारा फ़ायदा नहीं उठा लेंगे। हो सकता है, क्योंकि जो लोग अपनी लाइफ में काफ़ी जेनरस होते हैं उनका फ़ायदा उठाया जाता है, और उस फ़ायदे को उठाने से हम बच भी सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई इंसान आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है तो आप सबसे पहली चीज़ अपनी लाइफ में कुछ बाउंड्रीज रखेंगे। देखो, जनरस होने का ये मतलब नहीं है कि आपको बेवकूफ़ बनना है। जनरस होने का ये मतलब है कि आप ध्यान से देखें कि ऐसे कौन से लोग हैं जो सिर्फ आपको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब अगर ऐसा है कि सिर्फ फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो भैया उन लोगों के साथ थोड़ी सी अपनी बाउंड्री रखिए। लेकिन वहीं पे ये भी कोशिश कीजिएगा कि अगर वो आपसे मदद मांगने के लिए आए तो आप एकदम धड़ल्ले से मना ना करें। आपका भी एक तरीका होना चाहिए, एक बोलने का अंदाज़ होना चाहिए। ऐसा ही एक अंदाज़ मैंने इसके पहले अपनी एक किताब की बुक समरी में सुना है। अब वो कौन सी किताब है मैं आपको नहीं बताऊंगा। जो हमारे यहाँ के रेगुलर लिसनर्स हैं वो ऑलरेडी पकड़ चुके हैं कि किसी को ना कैसे बोला जाता है, उसकी भी एक कला होती है। लेकिन उसी के साथ हम यहाँ पे ये सीखते हैं कि आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। देखो यार, हम सबको पता होता है कि कुछ लोग होते हैं ऐसे जो मतलब हमारा फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जितना फ़ायदा निकल जाए उससे उतना निकालने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं, ऐसे लोगों से हम एक दो बार इनकी मदद कर सकते हैं, उसके बाद हम अपना डिस्टेंस बनाकर चलते हैं। देखो यहाँ पे कहा यह जाता है कि जो जनरॉसिटी होती है ना, ये एक बहुत मतलब आई थिंक मेरी लाइफ में काफ़ी नई लाइन है। मैंने कभी इसको सुना नहीं है, लेकिन इस किताब में जब मैंने सुना, जब मैंने इसे देखा तो आई वाज लाइक, हाँ, अच्छा। क्योंकि यहाँ लिखा है जेनरॉसिटी ब्रीड्स लॉयल्टी। बहुत भारी शब्द है ये। जेनरॉसिटी जो होती है वो वफादारी को पनपने में मदद करती है। देखिए, अगर आप किसी के लिए काफ़ी जनरस हैं ना, काफ़ी भी नहीं, अगर आप थोड़े भी जनरस हैं, अगर आपने दिल से किसी के लिए कुछ कर दिया, तो बदले में जो अगला इंसान होता है ना, वो उस चीज़ को याद रखता है कि जब मुझे ज़रूरत थी तो इसने कुछ किया था। ये ज़रूरी है। स्पेशली आज आप जिस किताब को ये समरी सुन रहे हैं ना, भाई इस किताब में आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप डू ओवर करना चाहते हैं। और ये डू ओवर के टाइम पे हमने सबसे पहला पॉइंट जो सीखा वो था रिलेशनशिप। अगर आपको स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स बनाने हैं तो क्या करना है ये हमने तब सीख लिया। लेकिन अगर उन रिलेशनशिप्स के अंदर अगर आपको वफादारी को पनपने में मदद करनी है, अगर आप चाहते हैं कि जो रिश्ते आपने बनाए वो बंदा आपको आगे भी लंबा याद रखे, थोड़ा सा जेनरस बन के देखिए। अब ये जेनरस कैसे बना जाता है, इसके लिए ना एक बहुत सिंपल सी लाइन यूज़ करी जाती है। उसे कहते हैं लीव समथिंग ऑन द टेबल। प्रैक्टिकली मतलब ये, जैसे कि आपका कोई डील हुआ अगले इंसान के साथ, तो आप अपनी साइड से एक छोटा सा गिफ्ट, एक अपनी साइड से छोटा सा शेयर अगले इंसान के लिए छोड़ दीजिए। देखो क्या होता है ना, जब आप जो अगले इंसान ने मांगा भी नहीं था, अगले इंसान ने पूछा भी नहीं था, आप अपने दिल से जब अगले इंसान के लिए कुछ एक्स्ट्रा करते हैं ना, तो ये चीज़ अगले इंसान को याद रह जाती है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया काफ़ी मतलबी दुनिया है। इस दुनिया में सब लोग अपना फ़ायदा सोचते हैं। तो जब बराबरी बराबरी का हो, लोग तो उसी में खुश हो जाते हैं कि चलो भैया मेरा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जब कोई
आपके लिए कुछ स्पेशल करता है, दैट स्टेज विद देम। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखें। इमेजिन कीजिए कि आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं। अब उस कॉर्पोरेट जॉब में काम करते समय कभी कभी आपने सुना है कि यार आज बोनस मिलेगा। अब बोनस क्या होता है? बोनस आपका जो जब जॉब लग रहा था तो वहाँ पे मेंशन नहीं था कि आपको हर साल इतना इतना बोनस मिलेगा। अब अगर मेंशन नहीं था तो फिर तो आपकी सैलरी के अंदर इंक्लूड हो गया ना। बोनस क्या होता है? वो पैसे जो आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे ऐसा कुछ बोला नहीं गया था। अपनी दिल से वो कंपनी देना चाहती है। इसलिए बोनस का कल्चर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऐसे ही करके आप भी बोनस दे सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि भैया आपने आज को एक नई रेस्टोरेंट खोली। जब आपके दोस्त आपसे मिलने के लिए आए तो आपने उनको कुछ छोटा सा एक अपने साइड से एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, भाई वो तो आके आपकी दुकान से सैंडविच खरीद लिए, बिरयानी खरीद लिए, किसी ने रोल खरीद लिया, किसी ने चाय खरीद ली, ठीक है वो चल रहा है। लेकिन आप अपने साइड से कुछ एक छोटा सा टोकन, उसे कहते हैं जेनरस होना। अब आप अपनी फील्ड में जेनरोसिटी कैसे लगा सकते हैं ये खुद से सोच के देखिए, क्योंकि मतलब आपकी लाइफ के तो बेस्ट जज आप ही है ना। तो आराम से सोचिए और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले एपिसोड की तरफ। कॉर्पोरेट दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि आपको जॉब पे तो रख लिया लेकिन आपने अभी तक उस जॉब में खुद को माना नहीं है। प्रैक्टिकली इसको कहते हैं द लैक ऑफ बीइंग प्रेजेंट। देखिए प्रेजेंट तो अब हम हैं। आप अगर जॉब में गए हुए हैं, आप उस बिल्डिंग के अंदर हैं, आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, मतलब आप प्रेजेंट हैं। आपने अटेंडेंस लगवा दी है अपनी, मतलब उस दिन के पैसे आपके नहीं कटेंगे, उस दिन का हॉलीडे नहीं मारा है आपने। प्रेजेंट होने का मतलब ये नहीं होता। प्रेजेंट इनफैक्ट एक कंपनी में, या फिर आप चाहे कॉर्पोरेट की बात करें, चाहे आप सरकारी की बात करें, किसी स्टार्टअप की बात करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में प्रेजेंट होते हैं। देखो यार, सबको चाहिए एट द एंड ऑफ द डे जॉब में पैसे। भाई उस पैसे के बदले जितना जितना आपने बोला उतना उतना हम लोग कर देंगे। लेकिन बात ऐसी नहीं होती। बीइंग प्रेजेंट इज समथिंग जिससे ना एक तरह का पर्सनल कनेक्शन बनता है, शायद अगले इंसान के साथ, शायद अगली कंपनी के साथ। अब यहाँ पर अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे जो राइटर भाई साहब हैं वो दरअसल एक छोटे से आउटिंग पे गए थे, ठीक है। अब ये आउटिंग के दौरान जो इनकी वाइफ है उनके साथ ही बैठ के कुछ बातें बातें कर रहे हैं और उसके बीच में इन्होंने अपने फ़ोन को ऊपर उठाया। फ़ोन को उठाने के बाद उसके अंदर उन्होंने कुछ गाने को शायद वो ढूंढ रहे थे, शज़ाम करके एक ऐप आता है उससे ढूंढने की शायद कोशिश कर रहे थे। और वो शायद वेदर चेक कर रहे थे, वो शायद किसी ईमेल का रिप्लाई दे रहे थे, या फिर शायद प्लांट्स वर्सेस ज़ॉम्बीज़ खेल रहे थे, ऐसा राइटर भाई साहब कहते हैं। तो वो ये कह रहे थे कि तो कुछ तो मैं कर रहा था, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है। और एकदम से वहाँ से मेरी वाइफ ने कहा कि हे लिसन ना, जब भी तुम कंटिन्यू करने के लिए मतलब तुम कंफर्टेबल हो तुम बता देना, मतलब तुमने मुझे पॉज पे डाल दिया ना, तो जब भी यू आर रेडी टू हिट प्ले यू जस्ट लेट मी नो। अब जैसे ही ये बोला राइटर भाई साहब को साफ समझ में आया यार ये तो कुछ गलत कर दिया है। ये बात अभी घूम के देखना अभी कि ये चलेगी। ये इसको एक बहुत बड़ा अस्त्र मिल गया कि तुम तो बाहर जाते हो तो भी तुम्हें क्या ही मतलब होता है, तुम तो फ़ोन में घुसे रहते हो, है ना। इस अस्त्र को बार बार रिपीटेड मोड पे यूज़ किया जाएगा। लेकिन वहाँ पे हमारे राइटर भाई साहब ने एक और एक चीज़ ऑब्जर्व करी। मैं वहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं अपनी बंदी के साथ हूँ, मैं खाना खाने के लिए आया हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं वहाँ पर नहीं हूँ। अगर आपको अपनी कंपनी के साथ अपने रिश्ते अच्छे करने, अपनी टीम के साथ रिश्ते अच्छे करने, सबसे पहली चीज़ मीटिंग्स में प्रेजेंट रहें। प्रेजेंट का मतलब वहाँ पर आप फिजिकली हो इससे नहीं है। आप वहाँ बैठे हो, एक सवाल पूछने की कोशिश करो। सिंपल, एक सवाल पूछने की कोशिश करो। देखो अगर आप एक रूल बना दोगे ना कि मैं क्वेश्चन तो पक्का पूछूंगा, तो आपको ध्यान से उस प्रेजेंटेशन को सुनना ज़रूरी है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन होगा कोई फालतू क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, जेन्युइन क्वेश्चन उस पर्टिकुलर पीपीटी से रिलेटेड। इसी के साथ में आप एक काम कर सकते हैं कि आप नोट्स ले सकते हैं। देखो क्या होता है कि मीटिंग में बैठकर सबसे कहा जाता है कि आप नोट्स लीजिए, नोट्स लीजिए, फलाना ढिमका, सब लोग नोट्स लेते भी हैं। लेकिन जब नोट्स लिया जाए तो उसको पेन एंड पेपर से लेने की कोशिश कीजिए। बार बार ये बात मेंशन्ड है कि पेन और पेपर पे जो ये रिलेशन बनता है ना आपका, वो रिलेशन किसी लैपटॉप में, किसी मोबाइल फ़ोन पे नहीं बनता, और ये फैक्ट है। देर इज़ अ प्रॉपर साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दिस। तो आप बस इस बात को समझिए कि जब आप नोट्स लें तो उसको प्लीज़ कागज़ में लेने की कोशिश करें। इससे क्या होता है, एक तो आप उस मीटिंग में प्रेजेंट हैं,
दूसरी चीज़, जब आप वो चीज़ लिखते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा लंबे समय तक बनी रहती है। अब इसी के साथ में आपने सवाल पूछ लिया, उसी के साथ में आपने फ़ोन को उठा करके उल्टा रख दिया। ये पोकर रूल होता है। मतलब प्रैक्टिकली जो लोग पोकर खेलने के लिए जाते हैं, ताश खेलने के लिए जाते हैं प्रोफ़ेशनली, तो उनके वहाँ पे रूल होता है कि उनका जो फ़ोन होता है ना, उन्हें उसे उल्टा रखना पड़ता है। मतलब किसी तरह की चीटिंग ना हो इसलिए। तो आप जब मीटिंग में बैठे हुए हैं तो अपने फ़ोन को उल्टा करके रखते हैं। एक फ़ोन को उल्टा रखने का मतलब होता है कि मुझे इस फ़ोन से कोई मतलब नहीं है। बेस्ट है कि अपने फ़ोन को जेब में रख लें, दैट इज़ इवन बेटर। लेकिन प्लीज़ अगले इंसान को डिस्ट्रैक्ट ना करें। अब इन्हीं सबको जब आप लोग धीमे 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 से समझने लगते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि ये जो आपके अंदर ये कैरेक्टर डेवलप हो रहा है ना, धीरे धीरे ही सही, ये कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने लग गया है। अब धीमे धीमे से ही सही आप प्रेजेंट होने लग गए हो। धीमे धीमे से अगले इंसान के साथ आपके रिश्ते बेटर होते जा रहे हैं। अब आपने जब नोट्स लिए किसी चीज़ के तो वो चीज़ आपकी मेमोरी में भी रह गई। कल को अगर अगला इंसान कुछ बोल रहा है तो एकदम से आप, हाँ ये तूने उस दिन करके बताया था ना, अरे मतलब तू मेरी बात को ध्यान से सुन रहा था। सडनली एक अच्छा सा फीलिंग आता है अंदर से। ट्राई बीइंग दैट पर्सन। ट्राई बीइंग अ पर्सन जो प्रेजेंट रहता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, पापा मम्मी के साथ, भाई बहन के साथ, बॉस के साथ, कंपनी के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बी प्रेजेंट। अब हम चलते हैं हमारे अगले एपिसोड पे। कैरेक्टर वाली बात को फाइनली ख़त्म करने के बाद हम पहुंचते हैं हमारे इस किताब के उस आखिरी इन्वेस्टमेंट की तरफ, और इस इन्वेस्टमेंट का नाम है हसल। देखिए, पहले के सारे इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले होते हैं, लेकिन इन सब को मल्टीप्लाई करने का काम होता है हसल का। देखो, हसल को अपन बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको भगते रहना है। कई लोग इसका मतलब यही एट द एंड ऑफ द डे समझ जाते हैं कि हम बस भगते रहेंगे, भगते रहेंगे, भगते रहेंगे। नहीं, हसल का मतलब होता है, क्या आपको पता है कि आपको वो काम कैसे करना है, के साथ साथ उस काम को कितना करना है। देखो, हसल एक ऐसी चीज़ होती है जो प्रैक्टिकली आपकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल का काम करती है। ये हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। उसी तरीके से हमने स्टार्टिंग में ये भी डिस्कस किया था कि जब आपके वो करियर सेविंग अकाउंट में से आप लोग हसल को निकाल देते हो ना, बाकी सारी चीज़ें हैं आपके पास। आपके पास रिलेशंस हैं, स्किल्स हैं, कैरेक्टर है, लेकिन हसल नहीं है। तो आप एक वेस्टेड पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। राइटर भाई साहब ने यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बताया। उनका कहना है कि जो हसल होता है ना, ये एक फ्यूल की तरह होता है, वही गाड़ी में पेट्रोल की तरह होता है। और ये जो स्किल्स होती हैं ना, ये गैस की टंकी होती है। देखो, स्किल्स ऐसा है, वो हसल पे फोकस्ड है ना। अब वो फ्यूल जो आप अपनी गाड़ी के अंदर डाल रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स ही नहीं है, यानी पेट्रोल कहाँ पे डाले, उसकी टंकी ही नहीं है, तो प्रॉब्लम है। हसल और स्किल का साथ में बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। एंड ऐसा है कि अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो कुल मिला के आप बस पेट्रोल को फेंके जा रहे हैं अपनी गाड़ी के ऊपर, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एट द एंड ऑफ द डे थोड़ी सी चिंगारी होगी, आपकी गाड़ी जल के भस्म हो जाएगी। दैट्स इट। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी स्किल्स और हसल्स का डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है। तो आपको फोकस करना है कि आप अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव करते जाएं, ताकि जब आपका हसल फाइनली आए आपके पास, तो आपके पास उतनी जगह हो और हसल को स्टोर करने की। अगर स्किल्स ही नहीं है तो फिर थोड़े से पंगे हो जाते हैं। अब हसल के अंदर एक टर्म आता है जिसको कहते हैं ग्रिट। अब जैसे ही मैंने ना ये वर्ड यूज़ किया ग्रिट, तुरंत मेरा जो दिमाग है वो वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स जो मैंने कोको एफएम पे करी थी उसके ऊपर चला गया। क्यों? वो किताब थी जहाँ पे मैंने ग्रिट की डेफिनेशन पढ़ी थी। इवन मेरे को भी नहीं पता था कि ग्रिट का मतलब क्या होता है। मैंने सुना ग्रिट, ग्रिटी, यानी कि कुछ जल्दी से जो टूट जाए, मतलब उस टाइप का कुछ। लेकिन बाद में पता चला ग्रिड का मतलब होता है टिके रहना, जिद्दीपना। देखिए, ग्रिड जो होती है ना, ग्रिट GRIT, ठीक है, GRID नहीं। तो ग्रिट जो होती है ये एक चॉइस होती है, ये कोई फीलिंग नहीं होती है। लोगों को लगता है ये एक फीलिंग है कि यार कभी कभी ना मैं बहुत ज़िद्दी हो जाता हूँ। नहीं, वो आपकी चॉइस है कि उस टाइम पे उस चीज़ के लिए आप ज़िद्दी महसूस कर रहे हैं, है ना। आप अगर चाहें तो अपनी लाइफ में कई जगहों पे ग्रिट बन सकते हैं। अब ये जो ज़िद्दी वर्ड हो गया ना, ये आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट चले जाता है। इसको और बेटर तरीके से अगर समझने की कोशिश करो तो प्रैक्टिकली बने रहना। देखो, बात ऐसी है, गिव अप नहीं करेंगे हम। चाहे कुछ भी हो जाए हम गिव अप तो नहीं करेंगे।
अब अगर हमें गिव अप नहीं करना है, हमें वहाँ पे डट के बने रहना है, तो वहाँ पे हमको ग्रिट की ज़रूरत है। और ग्रिट की ना एक बुराई है, ये जो ग्रिट होती है ना, समटाइम्स इट मेक्स यू फील लाइक थ्रोइंग अप। कभी कभी उल्टी आने लगती है आपको, नॉट लिटरली बट आप वो फीलिंग समझिए उसकी। ग्रिट कभी कभी इतनी ज़्यादा ज़रूरी उन सिचुएशंस में होती है जहाँ पर आपको ना रोने का मन करता है। ग्रिट कभी कभी वहाँ पे आती है जहाँ आपकी नींदें उड़ने लगती हैं। प्रैक्टिकली ये जो टिके रहने वाला काम होता है ना, ये आसान नहीं होता। अब अगर आसान होता तो इस दुनिया का हर इंसान सक्सेसफुल होता, लेकिन ऐसा नहीं है ना। वही बात यहाँ पे हमारे जो राइटर भाई साहब हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यार, ये ग्रिट का जो रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके करियर के लिए नहीं है। देखो, अगर आपको नए रिश्ते बनाने हैं तो आपके अंदर ग्रिट होना ज़रूरी है, यानी कि टिके रहना, डटे रहना। भाई अगला इंसान रिलेशनशिप में है, तुमसे हो नहीं पा रहा, तुम थोड़े से ढीले पड़ गए, तुमने चीट कर दिया, ख़त्म रिलेशन वहीं के वहीं। इसी के साथ जैसे अगर आपको कोई नया स्किल सीखना है, अब स्किल की शुरुआत में जब अपन कोशिश करते हैं तो आसान तो नहीं होता, मुश्किल होता है वहाँ पे। लेकिन अगर आपके अंदर ग्रिट है कि मैं तो बना रहूँगा, मैं तो कोशिश करता रहूँगा, वो स्किल आप इवेंचुअली सीख जाएंगे। उसी के साथ अगर आपका कैरेक्टर आपको मजबूत करना है, यानी कि ऐसा ढीला कैरेक्टर नहीं है मेरा, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, उस सॉलिड कैरेक्टर के लिए आपके पास सॉलिड ग्रिट का होना ज़रूरी है। इन सिंपल वर्ड्स, ये जो ग्रिट होता है ना, इसका मतलब होता है कि जब आपके सामने डर खड़ा हो, तो डर के सामने आप अपना वो ज़िद्दी चेहरा लेके खड़े हो कि मैं तो नहीं हिलेगा। और ये जो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर डर को ख़त्म करने लग जाते हो, मतलब डर तो है लेकिन उसको ओवरकम करने की ताकत जो आप में आने लगती है, ग्रिट वहाँ पे पड़ता है। अब ग्रिट क्या होता है, कैसे होता है, ग्रिट के फ़ायदे क्या होते हैं, ये तो हमने समझ लिया। तो गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। हसल जो होता है ना, वो एक मौसम की तरह होता है। जी हाँ, हसल अभी हमने क्या है सीखा पूरा, मतलब पिछले 2 एपिसोड्स में। लेकिन हसल जो होता है वो एक मौसम की तरह होता है, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी सूखा तो कभी बारिश। लेकिन हसल के भी अपने अपने सीजन्स होते हैं, कभी ज़्यादा कम में। ये जो हम लोगों की प्रॉब्लम्स आती है ना, इसको समझने के लिए हमारे अंदर हमें अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना ज़रूरी है। अवेयरनेस यानी आपके आसपास क्या हो रहा है, इस बात की खबर रखना। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे एक बंदा है जिसको ना एक बहुत बड़ा सा वर्क प्रोजेक्ट चल रहा है। वो वर्क प्रोजेक्ट में बहुत सारी टेंशन भी चल रही है और काफ़ी लंबे समय से वो उस काम में लगा हुआ है। अब काम में लगा हुआ है, कर कर के थक चुका है। तो उसके बीच में वो डिसाइड करता है कि भाई मैं ना एक वेकेशन के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी बढ़िया आइडिया, जब हम लोग प्रेशर में रहते हैं हमें वेकेशन में जाना चाहिए। अब ये जो बंदा है ये वेकेशन पे जाता है। जितना टाइम ये वेकेशन पे गया, पूरा टाइम इसका ध्यान फ़ोन में, लैपटॉप में, कोई मेल तो नहीं आया, किसी का कॉल तो नहीं आया, इसी में निकल गया। अब उसने 1 हफ्ते की वेकेशन मारी या 2 हफ्ते की वेकेशन मारी, फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा क्या हुआ? वो गया उस वेकेशन पे, लेकिन कोई सेंस निकला उसका? यहाँ पर हमें समझना होता है, ये जो हसल का कॉन्सेप्ट होता है, जब आपके दिमाग में ऑलरेडी कोई चीज़ चल रही है और आपको पता है कि आपका हसल इस तरीके से डिज़ाइंड है कि जब तक वो काम ख़त्म नहीं हो जाता आपका दिमाग शांत नहीं महसूस करेगा, तो ऐसे केस में कृपया करके ऐसे फालतू वेकेशंस नहीं लें। अब यहाँ पे कोई एक्चुअल वेकेशन की बात नहीं हो रही, कुल मिला के ये बताया जा रहा है। देखो, हसल जो होता है ना, वो अपने अपने मौसम की तरह आपके पास आएगा। ठीक है, हो सकता है कभी आपके प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा जान के साथ आए, और जिस तरह से इन जनाब के लिए वो हसल था उनकी लाइफ में, तो उनको लगा जब मैं वेकेशन में चले आऊँगा तो थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, दिमाग में तो हसल भर भर के थी कि नहीं, मेरे को ये काम कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है। तो ऐसे टाइम पे ज़बरदस्ती अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आपके दिमाग को पता है कि जब तक मैं ये चीज़ कंप्लीट नहीं करूँगा मेरा दिमाग यहीं लगा रहेगा, तो पहले अपने उस काम को कंप्लीट करें और उसके बाद उस वेकेशन का सोचें, क्योंकि ऐसे में ना तो आपका काम होगा, ना उस वेकेशन को आप ढंग से एंजॉय कर पाएंगे। अब ये जो हसल है ना, इसको एक योगा के रूप में भी काफ़ी तरीके से देखा गया। अब ये योगा का क्या रिलेशन है इसके साथ? देखो, ऐसा है बॉस, आपकी लाइफ में हसल चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, लेकिन अपने सपनों को रह करके ले करके आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। देखो क्या होता है ना, कुछ चीज़ें आपको एकदम
रियलिटी के रूप में एकदम एक्सेप्ट कर लेनी है। और आई थिंक ये जो 3 पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है जो मैं भी आपको जस्ट अभी मैं बताऊँगा, ये मेरी लाइफ में काफ़ी विजिबली हुआ है, तो इसलिए मैं इस पे काफ़ी फोकस दूंगा पर्सनली। सबसे पहली बात, एट द एंड ऑफ द डे जो काम आप एंड अप करोगे कि यार हो सकता है कि कोई काम आपका पैशन के रूप में बन के बाहर आ गया, ये भी हो सकता है कि वो करियर आज की डेट में एग्जिस्ट भी ना करता हो, बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसलिए भी हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि यार मेरे को मेरा पैशन नहीं मिल रहा, शायद इसलिए नहीं मिल रहा। वैसे ही करके आपको ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, आज आपका जो सपना है वही सपना ज़िंदगी भर नहीं रहेगा। हाँ, कुछ ऐसे गोल्स होते हैं हमारी लाइफ में, एक बकेट लिस्ट टाइप का, वो अलग है। लेकिन होता है ना, हम लोग अपने करियर से लेकर के एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि यार ये चीज़ हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। रिलेशनशिप में होता है, लोगों को लगता है कि यार हमारी शादी हो जाए तो सब मज़ा आ जाएगा, लेकिन कल को जब आपका बच्चा होता है या आपकी बच्ची होती है तो सडनली आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होने लगती हैं, आपके ड्रीम्स चेंज होने लगते हैं। आप कहीं ना कहीं अपने सपनों को उस बच्चे के अंदर देखने लगते हैं कि जिस दिन कल को ये बड़ा होकर के जब ये कॉलेज जाएगा या फिर इसकी स्कूलिंग कंप्लीट होगी, है ना, तब कैसा लगेगा। आज मेरा बच्चा उस रेस में भागने के लिए जा रहा है, मेरा ड्रीम नहीं है कि मेरी कंपनी में मेरा मीटिंग आज सही से चली जाए, मेरा बच्चा अगर फर्स्ट आएगा आज रेस में तो क्या होगा ना। प्रैक्टिकली आपके ड्रीम्स कभी भी कहीं पे भी कैसे भी बदल सकते हैं, इसकी एक ओपननेस रखिए अपने साथ। यहाँ हम हसल को जो समझने की कोशिश कर रहे हैं प्रैक्टिकली है, आपकी हसल का फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। अगर जस्ट बिकॉज कि थोड़े से चेंज आ गए आपकी लाइफ के प्लान में, आपका हसल एकदम ख़त्म हो जाए, है ना, मतलब आपका हसल ऐसे बुरा मान के बैठ जाएगा, अरे हम तो उस काम के पीछे लगे थे, तुम तो इस काम के पीछे चले गए, अब मैं नहीं आ रहा तुम्हारे साथ, ऐसे में प्रॉब्लम होगी। अपने हसल को फ्लेक्सिबल रखें, लाइफ चेंज होती रहती है। और उसी के साथ लास्ट पॉइंट ये है कि आपकी सक्सेस की डेफिनेशन को प्लीज़ फ्लेक्सिबल रखें। आपकी सक्सेस आज जो है वो ज़रूरी नहीं है कि कल भी आप सेम सक्सेस की डेफिनेशन से एग्री करते हो। जो भी आपके हिसाब से सक्सेस की डेफिनेशन आज है, कल चेंज होगी, परसों चेंज हो सकती है, तो उसके लिए रेडी रहें। हसल की फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखें। कुछ चीज़ों के बदलने से आपका जोश अगर कम ज़्यादा बहुत आसानी से हो जाता है तो प्रॉब्लम है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। इस आखिरी एपिसोड में राइटर भाई साहब आपके साथ ना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो ये सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी होती है ना, देखिए अभी हम हसल की बात कर रहे थे अपने आखिरी चैप्टर में, राइट। तो ये हसल हसल में ना आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत गजब की होती हैं, लाइफ चेंजिंग, कुछ बहुत छोटी सी होती हैं। लेकिन जब आपकी लाइफ में वो छोटी सी अपॉर्चुनिटी आए तो उसको कभी भी एक छोटी अपॉर्चुनिटी समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि एक ऐसा ही छोटा सा अपॉर्चुनिटी था जो हमारे राइटर भाई साहब की लाइफ में आया, जहां उन्हें कहा गया कि भाई दरअसल 60 लोग हैं जो उन्हें सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा अरे वाह यार, 60 लोग सुनना चाहते हैं, दैट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टार्ट। वो करना चाहते थे, वो स्पीचेस वगैरह देना चाहते थे। जब वहाँ पे पहुँचे तो 60 तो नहीं, बट 7 लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। 7, दैट्स इट। वो 7 लोगों को हमारे राइटर भाई साहब ने देख के काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड सा फील किया। कर यार मैं 7 लोगों को स्पीच कैसे देगा, मतलब स्पीच का भी एक माहौल होता है ना यार जो बनना चाहिए वहाँ पे, लेकिन यहाँ तो 7 ही लोग बैठे हैं। लेकिन कैसे भी करके उन्होंने वो 7 लोगों को अपनी एक स्पीच दी। अब वो 7 लोगों को जब उन्होंने स्पीच दी तो जो वहाँ पे बैठकर सुन रहे थे, एक और जनाब थे, उन्होंने कहा यार ये तो काफ़ी बढ़िया बोलता है। उन्होंने अपनी किसी किंडरगार्टन के इवेंट के लिए वहाँ पे हमारे राइटर भाई साहब को बुलाया। राइटर भाई साहब वहाँ गए, वहाँ ऑडियंस थोड़ी सी बड़ी। जब वहाँ पे उन्होंने स्पीच दी तो किसी दूसरी टीम से के ऊपर स्पीच देने के लिए उनको बुलाया गया। वहाँ गए, 7 लोगों से गाड़ी शुरू हुई थी, लेकिन वो गाड़ी चलते 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 फाइनली एक ऐसे मुकाम पे पहुंची जहां पर उनको पेन स्टेट के जो कोच थे उस टाइम के, उन्होंने बुलाया। इनफैक्ट डिनर के बाद जो उनके हेड कोच थे जिनका नाम था जेम्स फ्रैंकलिन, उन्होंने एक ट्वीट डाला था, जॉन इकाफ इज अ बीस्ट करके, क्योंकि उन्होंने उनकी फुटबॉल टीम को उस दिन वो स्पीच दी थी मोटिवेट करने के लिए, उनको कई चीज़ों के बारे में समझाने के लिए। छोटे में समझें तो उन 7 लोगों को स्पीच देते समय मुझे नहीं लगता कि हमारे जो राइटर भाई साहब हैं
उन्होंने ऐसा महसूस किया होगा कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन बात 7 लोगों की नहीं है। इसे कहते हैं हम डोमिनोज इफेक्ट। आप एक काम को शुरू करके तो देखिए, आप किसी एक जगह से अपना पहला कदम लेकर के तो देखिए, सडनली एवरीथिंग स्टार्ट्स टू कनेक्ट। हर चीज़ दूसरी चीज़ों के साथ पता नहीं एक अलग ही कनेक्शन बनाने लग जाती है। कई बार हमने वो पढ़ा था बूमरैंग वाला कॉन्सेप्ट कि एक को फेंकते घूम के वापस आता है। बस वैसे ही बूमरैंग का कॉन्सेप्ट कह लीजिए, डोमिनोज का कॉन्सेप्ट कह लीजिए, सब आपस में ना मिलने जुड़ने लगता है। प्रैक्टिकली जब आप अपनी हसल को बना रहे हैं, जब आप हसल करते हैं ना कि हसल करने की है, हासिल नहीं करनी है। हासिल को हम हिंदी में भसड़ कहते हैं। हाल फिलहाल में जो यूट्यूबर हैं भवन भाम, उनका जो एक टैगलाइन है दैट इज़ हसल कर भसड़ नहीं करके। तो प्रैक्टिकली आप जब अपनी लाइफ में ये हसल करने के लिए जाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अपॉर्चुनिटी बड़ी है छोटी है ज़्यादा नहीं सोचने का है, लेना है। बड़ी है छोटी है नहीं सोचना है, लेना है अपॉर्चुनिटी, आगे बढ़ना है। कौन सी चीज़ से कौन सा कनेक्शन निकल के आ जाए हमें नहीं पता, और अगर सही कनेक्शन निकल के आ गया तो क्या बात है यार। इस किताब के ख़त्म होते होते हमारे राइटर भाई साहब बस इतना सा हमें बताने की कोशिश करते हैं कि यार आपकी जो लाइफ है ना, उसमें 3 सवाल पूछो। जब भी लगे कि कोई बहुत बढ़िया सा आइडिया आपके पास आया और आपके अंदर एक डीमोटिवेटेड सा क्वेश्चन आए कि यार मेरे से हो पाएगा क्या, तो अपने आप से ये सवाल पूछो, वाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं कर सकता ये। दूसरा सवाल, वाई नॉट नाउ, बात के लिए क्यों, अभी क्यों नहीं कर सकते हम इस चीज़ को। तीसरा सवाल, वाई नॉट हियर। कई बार हम लोग लोकेशन को गाली देते हैं, अरे नहीं यार यहाँ पे नहीं, यहाँ माहौल नहीं मिलता। ऐसा हो ही क्या, वाकई में क्या ऐसा एक्चुअली में है कि वो जगह पे आप वो चीज़ नहीं कर सकते और समथिंग लाइक दैट। अपने आप से जब आप ये 3 सवाल पूछते हैं तो सडनली ना आपकी जो सो कॉल्ड डाउट्स होते हैं वो अपने आप जाने लगते हैं। प्रैक्टिकली सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव चीज़ हमारे साथ होती है, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली कि लोग हमें क्या क्या गालियाँ देते हैं। कई बार कई जगहों पे किसी किसी इंस्टेंसेस के कारण कई सारे सोशल रीजंस हो सकते हैं, या हो सकता है आपके साथ पर्सनली कोई मेमोरी अटैच्ड हो, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी मेमोरीज बन जाती हैं जो बहुत डीमोटिवेटिंग सी होती हैं, और आप खुद से ये सवाल पूछने लग जाते हैं कि यार ये मेरे से हो पाएगा क्या। डू ओवर करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, चाहे जो भी हो कुछ ना कुछ तो सीख के ही निकलेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। और इसलिए जब कोई आपसे कहे कि आपकी उम्र इतनी हो चुकी है, अरे यार तेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, अबे ये करने के लिए लुक्स होना चाहिए, ये सारी बातें जब कोई आपसे करे ना, आप सिर्फ खुद से एक सवाल पूछ के देखिए, आपको लगता है क्या कि आप कर सकते हो। दैट्स इट, दैट्स द फाइनल क्वेश्चन। अगर आप खुद में डीमोटिवेटेड होना तो कोई आपकी तारीफ भी कर दे कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है दैट इट इज पॉसिबल, ट्राई मार के देखो। क्या पता, क्या पता कि आपका वो डू ओवर सक्सेसफुल निकल जाए, और अगर नहीं भी निकला तो क्या पता इस जर्नी से आपकी कोई नई जर्नी शुरू हो जाए। आई डोंट नो, एंड नाइदर डज हमारे राइटर भाई साहब। लेकिन वो एंड में एक लाइन लिखते हैं कि डू यू थिंक यू कैन हैव अ डू ओवर, अपेरेंटली यू कैन, पॉसिबल है। खुद को बदलना नहीं है, खुद को एडजस्ट करना है, खुद का वो सेविंग्स बैंक अकाउंट बनाना है। सेविंग्स बैंक अकाउंट के अंदर सबसे पहले रिश्तेदारी संभालनी, उसके बाद खूबियां डालनी, और उसके बाद अपने कैरेक्टर को देखना है, और इन सब को हसल के जुनून से मिला के आग लगानी है। फिर जो निकल के आएगा वो हमारा नया सेल्फ होगा। इसी के साथ हम अपनी इस किताब को यहाँ पे ख़त्म करते हैं।